सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस दिव्य भव्य क्लास में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं जानता हूँ सभी विद्यार्थी मुझसे नाराज़ होंगे, रुष्ट होंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का बार-बार कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास लो, क्लास लो। तो बच्चों, सबसे पहले तो मेरी ओर से आपके लिए आई एम सो सॉरी, है ना? कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा के जो दिन बचे हैं, वो क्षण क्षण मात्र बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं। इन कुछ दिनों के अंदर हमने वैसे तो हमारा कोर्स पूरा कर लिया है। सरलतम से सरलतम तरीके से हमने पूरी अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र से व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे टॉपिक का हमने अध्ययन कर लिया। परंतु अब हम सीरीज़ों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने 3 सीरीज़ करवा दी। मैं जानता हूँ वो 3 सीरीज़ जो मैंने करवाई है, वो तीनों सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनसे ही क्वेश्चन्स आएँगे। और उसके चलते भी मैंने आपके निरंतर कमेंट्स को देखकर निरंतर आपकी जो आप इच्छा जता रहे थे कि सर नहीं क्लास लो, क्लास लो। तो मैं आपकी भावना और भाव को देखते हुए मैंने निश्चय किया है कि मैंने 2 सीरीज़ और ऐसी बनाई हैं जो सीरीज़ें आपके आने वाले आगामी बोर्ड में आपके लिए बहुत ही सहाय के रूप में साबित होने वाली है। तो अब हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। सभी विद्यार्थी एकाग्रता से बैठ जाइए। पहले आप लंबी सांस लीजिए और शांति से बैठिए और शांति से बैठ के अपने चित्त वृत्ति को एक स्थान पर रखिए और एकाग्रता रूपी उस ज्ञान चक्षु से बोर्ड बोर्ड की तरफ स्थिर रहिए और ज्ञानार्जन कीजिए और प्रश्नों को समझिए। बोर्ड में कैसे प्रश्न करना है, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, पहले आप ये समझिए। हाँ, तो सभी विद्यार्थी, अब हम ज़्यादा व्यर्थ में बातें नहीं करेंगे, अब सिर्फ क्लास में चलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का आज के लिए और आज की इस दिव्य क्लास के लिए वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। आइए अब हम चलते हैं हमारी क्लास की उस ज्ञान रूपी गंगा में। हाँ, देखिए बच्चों, आज जो है ना, अर्थशास्त्र कक्षा 12 बोर्ड नमूना अनुसार प्रश्नोत्तर, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, है ना? 12 नंबर इस बार देखो, अब इसको पढ़िए आप, मतलब 22 नंबर है ना, 22 नंबर इस बार पूरे। अब देखो बच्चों, मैंने क्यों लिखा 22 नंबर पूरे, क्योंकि देखिए आपके जो बच्चों प्रश्न का रोल रहने वाला है, आपके जो अर्थशास्त्र है ना, इस अर्थशास्त्र के अंदर, आपके अर्थशास्त्र के अंदर बच्चों, आपके अर्थशास्त्र के अंदर जो है ना, इस बार 56% आएँगे। कितने परसेंट आएँगे? अब आप देख के डर जाओगे कि सर 56% कैसे आएँगे? अब देखो बच्चों, परसेंट 56 ही आएँगे, परसेंट 56 ही आएँगे, लेकिन वो 56 किस प्रकार से आएँगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रश्न आएँगे, वो आएगा आपका बहुविकल्पी। कौन-सा आएगा? बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। अब जो बहुविकल्पी प्रश्न आएगा ना आपको बच्चों, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएँगे, वो अब देखो प्रश्न वाला ये लिख देगा कि प्रश्न 1 लिख देगा यहाँ पे, है ना? प्रश्न वाला क्या करेगा? प्रश्न वाला यहाँ लिख देगा प्रश्न 1। क्या लिखेगा? प्रश्न 1, है ना? प्रश्न 1 लिख देगा। अब प्रश्न 1 के अंदर क्या होगा? प्रश्न 1 के अंदर क्या होगा बच्चों? प्रश्न 1 के अंदर हो जाएगा, प्रश्न 1 के अंदर अब देखो ये प्रश्न दे दिया, प्रश्न नंबर 1 बोर्ड के सेम टू सेम, यानी बोर्ड के अंदर जो प्रश्नों की जो रूपरेखा रहने वाली है, वो रूपरेखा सेम ऐसी रहने वाली है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब बहुविकल्पी प्रश्न, अब वो यहाँ पर देखो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे कितने आ जाएंगे? 22 प्रश्न आएंगे। उसमें रिक्त स्थान भी है ना, इसके अंदर रिक्त स्थान भी है। रिक्त स्थान सहित हमारे कितने नंबर? कम से कम हमारे आ जाएंगे इसमें से 22 नंबर। 22 नंबर के जो हमारे प्रश्न आएंगे, वो बहुविकल्पी प्लस रिक्त स्थान, बहुविकल्पी और रिक्त स्थान को मिला के हमारे कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 22 नंबर के आएंगे, है ना? ये 22 नंबर के प्रश्न आएंगे और 22 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो ऑप्शन वाले प्रश्न हो गए, ए बी सी डी, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक बार का होगा, यानी 1 नंबर का होगा। आगे समझ में? तो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे वो 22 नंबर के होंगे। आगे समझ में? अब देखिए, अगला जो हमारे प्रश्न होंगे वो होंगे अतिलघुत्रात्मक। कौन सा होगा? जो हमारा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न होगा ना बच्चों, जो हमारे अतिलघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, वो हमारे अतिलघुत्रात्मक प्रश्न कितने होंगे? वो होंगे बच्चों हमारे 12 प्रश्न। कितने होंगे? 12। हमारे अतिलघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 12, है ना? प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 नंबर, 1 नंबर का प्रश्न आएगा और वो 12 नंबर के होंगे। फिर आएंगे हमारे लघुत्रात्मक। जो लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे बच्चों, ये लघुत्रात्मक प्रश्न कितने आएंगे? ये आएंगे हमारे 20 नंबर के, है ना? यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न आएंगे हमारे 10 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। आ गया समझ में? हाँ, अब हमारे पास होगा दीर्घात्मक, है ना? देखो, दीर्घात्मक जो हमारा प्रश्न होगा, जो दीर्घमात्मक जो हमारा प्रश्न होगा ना, वो होगा, अब देखो इसमें आप सेक्शन दे दीजिए। ये जो बहुविकल्पी है ना, ये होगा हमारा सेक्शन, ये होगा हमारा सेक्शन कौन सा होगा बताओ? देखिए, ये हमारा सेक्शन होगा ए, है ना? आप इसको दे दीजिए। और ये जो अति लघुत्रात्मक है ना, ये इसमें आए, और ये जो लघुत्रात्मक है ना, ये होगा हमारा सेक्शन बी। कौन सा होगा? सेक्शन बी। ये हमारा होगा सेक्शन बी। और ये होगा हमारा सेक्शन सी। ये हमारा सेक्शन सी होगा। और निम्नात्मक जो होगा, वो निम्नात्मक हमारा सेक्शन डी होगा। यानी ये ऐसे प्रश्न आएंगे हमारे। आया समझ में? दीर्घात्मक जो हमारा सी होगा, इसमें कितने प्रश्न आएंगे? इसके अंदर हमारे 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 12 नंबर के आएंगे। निबंधात्मक भी हमारे 12 नंबर के आएंगे, लेकिन ये इसमें से 4 प्रश्न आएंगे और इनमें से 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा और इनमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। आ गया समझ में? तो ये प्रश्नों की श्रृंखला रहने वाली है। तो इसके माध्यम से जैसे किस में से किस टॉपिक में से किस पार्ट के किस टॉपिक में से कितने प्रश्न आएंगे और उन प्रश्न में से अवबोध प्रश्न कितने होंगे, क्वेश्चंस पर आधारित कितने प्रश्न होंगे, है ना? तो मतलब उनकी जो ब्लूप्रिंट है उनके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी सीरीजों को तैयार किया है। मैंने बहुत अच्छी उसमें अध्यापन करवाया है। आप ज्ञान यज्ञ क्लासेस के अंदर जाइए, यूट्यूब पे जाके ज्ञान यज्ञ क्लासेस सर्च कीजिए, ज्ञान यज्ञ क्लासेस अर्थशास्त्र बोलिए,
पूरी आपकी क्लासें खुलकर आएगी। आप उसमें देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ों मैंने क्लासें ली है। आप उस क्लासों के माध्यम से, उन सीरीज़ों के माध्यम से आने वाले 18 या 19 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर मैं विश्वास से कहता हूँ क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जो क्वेश्चंस इन सीरीज़ों के अंदर पूरे से पूरे मिल जाएँगे, है ना? तो आप बस डोंट वरी, अब कोई चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ अब चिंतन करना है ना? चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चाह गई चिंता मटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही बादशाह, है ना? वही शहंशाह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है ना? तो सम्राट और युवराज, सम्राट चिंतन करता है और युवराज चिंतन का मनन करता है ना? चिंतन का भी मनन करने से वो युवराज भी एक दिन सम्राट बन जाता है। उसी प्रकार आप सिर्फ चिंता ना करिए, कितने भी कमज़ोर हो, मैं कहता हूँ इन सीरीज़ों के माध्यम से आप पास तो छोड़ दीजिए, आपका परसेंटेज लेवल इस अर्थशास्त्र की सब्जेक्ट के माध्यम से आप अपने परसेंटेज लेवल को हाई लेवल प्रदान कर पाओगे, ये मैं विश्वास देता हूँ। हाँ, अब देखिए बच्चों, हाँ, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है ना। अब इसको मैं आगे और अच्छे से समझा दूँगा। हाँ, अब देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चंस क्या है? हाँ, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये सब बहुविकलीय प्रश्न लिए मैंने, यानी बहुविकलीय प्रश्न कौन से होते हैं जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे होते हैं, हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है ना? और ये अब कितने प्रश्न आएंगे? 22 नंबर के प्रश्न आएंगे। मान लो अगर यदि कोई बच्चा कुछ भी नहीं करता और अर्थशास्त्र के अंदर सिर्फ बोर्ड के अंदर ये बहुविकलीय प्रश्न पढ़ के चला जाता है, तो भी वो पास तो हो ही जाता है, यानी पास तो सभी को हो ही जाता है, परंतु हमें पास होने की सोच नहीं रखनी है। हमें अर्थशास्त्र के अंदर हमारे परसेंटेज लेवल को ऊपर उठाने की उस सोच से हमें तैयारी करनी है, जिस सोच से हमें अर्थशास्त्र को हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पास होने के लिए सीरीज नहीं बनाई है, मैंने आपके भविष्य के लिए और आपके पेरेंट्स के उन सपनों के अरमानों के लिए मैंने ये क्लास ली है। निरंतर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी अर्थशास्त्र की क्लासें लाओ जो बिल्कुल सरलतम शब्दों में हो, आसान हो, क्योंकि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं आपके लिए सरलतम शब्दों में ये क्लास लाया हूँ। आप बस समझिए और पढ़िए और आने वाले आगामी बोर्ड के अंदर कुछ कमाल धमाल कीजिए। हाँ, देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा 1 नंबर है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। अब प्रश्न को देखिए आप, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, स्थितिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। अब मैंने आपको समझाया था उस दिन। अब ये हमारा जो टॉपिक है ना, किस अध्याय में से आया है? तो ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा प्रश्न है ना? यानी कि अब देखिए बच्चों, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग है? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, है ना? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। आ गया समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, आप बस समझना है इनको ध्यान से। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने उस दिन समझाया था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब आप मैंने समझाया था उस दिन कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, अर्थशास्त्र कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। अब जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की मैंने परिभाषा आपको समझाई थी अच्छे से कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों तथा छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें जिसमें बड़े समूहों की आर्थिक क्रियाओं का तथा औसतों का, यानी मतलब कुल, मतलब टोटल का उसमें अध्ययन किया जाता है, उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे व्यष्टि क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? और समष्टि क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप सरल शब्दों में समझना चाहते हो, जैसे मान लो व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है व्यष्टि का मतलब? क्या होता है बच्चों? व्यष्टि का मतलब होता है, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र होता है ना बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है छोटा। आप इसको बोलिए सामान्य भाषा में ऐसे बोल सकते हो, छोटा अर्थशास्त्र। क्या बोल सकते हो? छोटा अर्थशास्त्र, ठीक है। और जो समष्टि होता है, इसको आप सामान्य जो शब्दों में बोल सकते हो, वो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? वो बोल सकते हो आप इसको बड़ा अर्थशास्त्र। क्या बोल सकते हो? बड़ा अर्थशास्त्र। अब आप जानते हो जो बड़ा अर्थशास्त्र होता है बच्चों, जो बड़ा अर्थशास्त्र होता है, बड़े अर्थशास्त्र में क्या होता है? बड़े अर्थशास्त्र के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे, है ना? इसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी अर्थशास्त्र के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी वस्तुएं आएंगी, है ना? बड़ी बड़ी वस्तुएं आएंगी और बड़ी बड़ी आय आएंगी, है ना? और इसमें क्या होगा? छोटी में क्या होगा? इसमें सब छोटा छोटा आएगा, चाहे वस्तुएं हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सामग्री हो, चाहे लोग हो, सब छोटे छोटे आएंगे। यानी छोटे में छोटे आएंगे और बड़े में बड़े आएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन। अब मुझे बताओ, जो पूरे देश की आय, यानी पूरे भारतवर्ष की, पूरे राष्ट्र की, है ना, पूरे राष्ट्र की जो आय होती है, जो बजट होता है, अब वो क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, वो पूरा देश की आय तो बड़ी हो गई। अब किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी परिवार की आय तो नहीं जिक्र करा जा रहा है यहाँ पे जिक्र करा जा रहा है राष्ट्रीय आय की। तो जो पहले उस वर्ड से ही, पहले सेंटेंस के आने वाले उस वर्ड से हम समझ जाते हैं कि ये किसकी जिक्र कर रहा है? ये जिक्र कर रहा है राष्ट्रीय आय का। तो अब देखो, छोटी क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र और बड़ी क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये बड़ी आय है, तो इसका मतलब हो गया हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र एक बड़ी अर्थशास्त्र है जिसमें हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, हर बार क्वेश्चन में आता है ये। हाँ, आगे चले देखिए, अब हम स्पीड से चलेंगे, कम समय बच्चा हमारे पास, कम समय में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गतिविधियां, है ना, कौन सी गतिविधियां हमारे अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है? निम्न में से कौन सा विश्लेषण
दर्शाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी गतिविधियाँ, यानी ऐसी कौन सी गतिविधियाँ, ऐसे कौन से क्रियाकलाप है जो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं या फिर जो हमारे प्रतिकूल यानी हमारे विपरीत कार्य करते हैं, है ना? उसका ये हमें बता रहा है कि दिए गए ऑप्शन के अंदर दिए गए प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, कौन सा विकल्प इसका आंसर होगा। देखिए, तो ये किसमें किया जाता है? ये विश्लेषण जो है ना बच्चों, ये विश्लेषण कौन दर्शाता है कि कौन सी गतिविधि हमारे अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण दर्शाता है? तो आप बताइए बच्चों, क्या वो आदर्शक विश्लेषण है या फिर वो सामान्य विश्लेषण है या फिर सकारात्मक विश्लेषण है या फिर वास्तविक विश्लेषण है? बताओ, देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा? हाँ, यानी कौन सी गतिविधि हमारा अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण दर्शाता है? बताओ देखिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से बताओ। अब देखो बच्चों, ये जो आदर्शक विश्लेषण है ना, ये जो आदर्शक विश्लेषण है, ये आदर्शक विश्लेषण बताता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं। ये कहता है कि कौन सी गतिविधियाँ, यानी कौन सी कार्यविधि या गतिविधियाँ हमारे अनुकूल ही है या अनुकूल नहीं है ना? अनुकूल ही है या अनुकूल ही नहीं है, ठीक है? और जो सकारात्मक जो विश्लेषण है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन सी गतिविधियाँ करनी चाहिए और कौन सी गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए। तो अनुकूल है और प्रतिकूल कौन बताता है? ये बताता है आदर्शक विश्लेषण। कौन बताता है बच्चों? आदर्शक विश्लेषण। और जो सामान्य विश्लेषण है, सामान्य विश्लेषण तो आप मान लीजिए जैसे सामान्य विश्लेषण का मतलब मान लीजिए, जैसे आज हमें क्या खाना है, यानी जो स्वयं के लिए आज हमें क्या खाना है, आज हमें क्या पहनना है, ये क्या हो गया? ये सामान्य विश्लेषण हो गया। और जो ये वास्तविक विश्लेषण है ना बच्चों, ये वास्तविक विश्लेषण ही ये दोनों देखो, सकारात्मक विश्लेषण का दूसरा नाम ही क्या है? वास्तविक विश्लेषण। आ गया समझ में? यदि आपको प्रश्न के अंदर आ जाए कि सकारात्मक विश्लेषण की परिभाषा क्या है, सकारात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं, आदर्शक विश्लेषण किसे कहते हैं और वास्तविक विश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है कि जिसमें इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्या करना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप ये लिख देना, है ना? जिस विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है कि क्या करना चाहिए, और इसके अंदर आप इसके अंदर आ जाएगा। आप इसके अंदर देखो, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि बस 2 शब्दों में लिख रहा हूँ। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है आपको तो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है बच्चों आपको कि वे विश्लेषण जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन में ये बताया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो किसमें किया जाता है? वो सकारात्मक विश्लेषण के अंदर। और जो आदर्शक विश्लेषण होता है ना? तो इसमें बताया जाता है कि कौन सी गतिविधियाँ हैं जो हमारे अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है, किसमें बताई जाएगी? आदर्शक विश्लेषण में। और सामान्य विश्लेषण में क्या खाना पीना है, और वास्तविक विश्लेषण के अंदर ये वास्तविक और ये सकारात्मक दोनों एक ही है ना? ये इसका समानार्थी शब्द है। आ गया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, आप जितना समझोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए बच्चों, हाँ, अर्थशास्त्र की वे शाखा, अब देखो ये हमारा रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न है। अर्थशास्त्र की वे शाखा जिसमें जिसमें व्यक्तिक इकाइयों का विश्लेषण खाली स्थान किया जाता है कहलाती है। देखो बच्चों, प्रश्न को पढ़ना है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा, अब इसको यहाँ तक छोड़ देना है। देखो, जिसमें व्यक्ति मान लो ना, व्यक्ति इकाइयों का विश्लेषण किया जाता, खाली स्थान किया जाता है कहलाती है। अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सी शाखा जिसमें व्यक्ति की इकाइयों का, इस शब्द को देखिए, व्यक्तिक और ये इकाइयों। अब मुझे बताओ, जिसमें व्यक्ति, अब व्यक्ति तो अकेला हो गया ना, और मैंने क्या बताया था? वेष्टि, अभी मैंने आपके सामने कुछ समय पहले बताया था, वेष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? छोटी, और समष्टि बड़ी। तो यहाँ पर क्या है? व्यक्ति क्या छोटा, व्यक्ति परिवार का एक अंग होता है, एक सदस्य होता है, छोटा है वो तो ये व्यक्तिगत इकाइयाँ जो है बच्चों, ये व्यक्तिगत इकाइयाँ क्या हो गई? छोटी हो गई। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? वो वेष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है ना? छोटी हमेशा वेष्टि अर्थशास्त्र, बड़ी समष्टि अर्थशास्त्र। आपको ये समझ के चलना है, जहाँ पर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, उत्पादन है ना, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, है ना, ये सब आ जाए तो आपको समष्टि अर्थशास्त्र करना है। और जहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ऐसा आ जाए, साधन की कीमत इस तरह आ जाए, है ना, आपका एक विशिष्ट फर्म आ जाए, विशिष्ट उत्पादन आ जाए, है ना, विशिष्ट वस्तु आ जाए, तो वहाँ पर आपकी वेष्टि अर्थशास्त्र होगी। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। मैंने इस बार जो ये सीरीज बनी है ना बच्चों, इस सीरीज के अंदर आपके 22 में से 20 नंबर पक्के आएंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, परंतु 100% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाइयों, किसी किसी एक वस्तु की, यानी किसी एक, कोई सी भी एक, किसी एक वस्तु की कुछ अतिरिक्त मतलब अलग से इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे कहा जाता है। देखिए बच्चों, यानी कि एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन का जो पिछला हिस्सा होता है, जो स्क्रोल, मैंने इस स्क्रोल को निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने इस स्क्रोल को निकाल लिया और ये पेन इधर हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने इस पेन के जो अवयव होता है, जो भाग होता है, मैंने कितनी मात्रा में मैंने इनकी वो जो अवयव भाग निकाला है ना? यही तो कह रहा है पर्सन। अतिरिक्त इकाइयों मतलब, अतिरिक्त का मतलब होता है कुछ अलग से। इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, मैंने इसका वो निकाल लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने एक निकाला, मुझे दो चाहिए। अब मैंने इसके दो दे दिया, ठीक है। अब मैंने दो दे दिया, अब मैंने मात्रा कितनी छोड़ दी? पहले एक छोड़ी, फिर एक लगा दिया, फिर इसको एक और दे दिया मैंने साथ में, तो दो दे दिया। तो दो देने के बाद क्या कह रहा है कि जितनी मात्रा
छोड़नी पड़ती है। अब मुझे बताओ, मैंने छोड़ दी उसको, यानी कि मैंने एक लिया परंतु दो दिया, तो मैंने उसको छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये पर्सन कह रहा है कि वो कौन सा, मतलब उसे क्या कहा जाता है? क्या वो मौद्रिक लागत है, क्या वो कुल लागत है, या अवसर लागत है, या सामाजिक लागत है? अरे भैया सरल है कि सर आपने पेन का पिछला स्क्रोल लिया, ठीक है, लिया, फिर उसको उसने एक के बदला आपने उससे आपने एक लिया और उसने दो ले लिया आपसे, तो क्या हो गया? उसने दो ले लिया, यानी उसने एक ज़्यादा ले लिया ना। तो क्यों ले लिया ज़्यादा? क्योंकि सर आपने एक लिया, उसने दो ले लिया, तो उसको एक अवसर मिल गया। क्या मिल गया? मौका मिल गया, और उसने छल कपट से दो ले लिए, है ना? तो यही पर्सन कह रहा है कि किसी वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है उसे कहा जाता है अवसर लागत। क्या कहा जाता है बच्चों? अवसर लागत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझना ध्यान से ना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपने कहीं अध्ययन किए होंगे। बस आप ये पढ़ के चले जाओ, यदि आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है तो भी आप पास हो जाओगे, है ना? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? ये लो, देखो, सामान्य कीमत स्तर का। अभी मैंने बताया था आपको बच्चों कि देखो, समग्र मांग, समग्र कीमत, सामान्य स्तर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, है ना? इन सभी का जो अध्ययन अध्ययन है बच्चों, इन सभी का अध्ययन किस में किया जाता है? इन सभी का अध्ययन किया जाता है आपके समष्टि अर्थशास्त्र में। किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र एक बड़ी अर्थशास्त्र है जिसमें सामान्य, अब ये सामान्य कीमत स्तर पूछ रहा है बच्चों, और सामान्य कीमत स्तर का मतलब क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कीमत हो, कोई कीमत कभी सामान्य नहीं होती। सामान्य वस्तु हो सकती है लेकिन सामान्य कीमत नहीं हो सकती, है ना? तो ये कीमत की बात, यदि वस्तु की बात करता है तो हम क्या करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र करते हैं, लेकिन ये सामान्य कीमत की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र करेंगे। और दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारे निम्नलिखित विकल्पों में से ही होगा। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों आने वाली 18 से 25, आने वाली 18 से 19 मार्च को जो आपका पेपर होगा अर्थशास्त्र में, उस अर्थशास्त्र में क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप देखना, जब आपको एहसास होगा कि नहीं सर सारे क्वेश्चंस हमने बोर्ड के अंदर जो पेपर आया पूरे से पूरे को पेपर इनसे मिले, और आप कमेंट से मुझे बताओगे, तब जाके मुझे असल में प्रसन्नता होगी, है ना? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र मांग तथा समग्र कीमत का अध्ययन, यानी समग्र मांग तथा समग्र कीमत का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? अब मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको कि समग्र मांग समग्र कीमत का अध्ययन किस में कहा जाता है? बस सरल है ये तो। ये किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। आ गया समझ में? सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहो और चलते रहो। हाँ, फिर देखिए बच्चों, फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही गहराई से, बहुत ही सोच समझ कर तैयार किया, और पूरा क्वेश्चंस ब्रो ऐसा नहीं कि सर आपने पहले वाले जो मॉडल पेपर उठाए, है ना, पहले वाले जो बोर्ड के पेपर उठाए और उसके अकॉर्डिंग आपने बना दिया, नहीं, मैंने उनको भी देखा है, लेकिन जो शिक्षा विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी होती है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए मैंने सारे क्वेश्चंस अपने उस गेस के अनुसार, उस अनुमान के अनुसार बनाए, है ना? देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, खालिस्तान प्रकार की अर्थव्यवस्था। अब आप बताओ बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की है? हाँ, देखिए बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था देखो, क्या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है आप जानते हो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है ऐसी अर्थव्यवस्था, है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें साधनों के, है ना, जिसमें वस्तुओं और साधनों के निजी स्वामित्व होते हैं। कौन होते हैं? जैसे निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व होता है, निजी अधिकार होता है, जिनका निजी अधिकार होता है ना। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, किसी ने फैक्ट्री डाली है, इंडस्ट्री डाली है, तो जो इंडस्ट्री जो होती है वो किसी ओनर की, मतलब एक वो एक निजी होती है ना, वो उसकी निजी इंडस्ट्री होती है। तो जो निजी इंडस्ट्री होती है वो पूंजीवादी के अंदर आती है। अब पूंजी, जैसे मान लो परीक्षा के अंदर आ जाए, है ना, कि पूंजीवादी वस्तुएं क्या है, यदि प्रश्न भी आ जाए कि पूंजीवादी वस्तुएं क्या है, तो ये जो पूंजीवादी वस्तुएं क्या कौन सी होती है बच्चों? पूंजीवादी वस्तु होगी आपके, देखो उपकरण हो गए कोई से भी, है ना, जैसे मशीनरी हो गई, है ना, मशीनरी हो गई, ये सारी क्या हो गई, ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों? मिश्रितवादी अर्थ, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर आर्थिक जो क्रिया होती है ना बच्चों, आर्थिक यानी जो काम होता है ना, आर्थिक क्रियाओं का जो विश्लेषण होता है, जो उसका मतलब निर्धारण होता है कि इस बाजार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितने मात्रा में वस्तु और सेवा का आयात निर्यात होना चाहिए, तो ये जो निर्धारित करता है वो सरकार, एक सरकार और एक वहाँ का जो निजी जो उपभोक्ता होते हैं वो मिलकर तय करते हैं। वो अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई हमारी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर बाजार और इस दोनों की भूमि, जिसके अंदर क्या इसकी भूमिका दोनों की होती है, वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। अब बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर भी यही है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था ये अलग अलग नहीं है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे की पूरक मान लीजिए आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था
और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों का सहयोग, दोनों का अंश अनुदान बराबर होता, अंश अनुदान कुछ तुलनात्मक रूप से समान होता है। और ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है ना, इस बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार प्लस बाजार का रोल होता है, सरकार प्लस बाजार का रोल होता है। आगे समझ में। और जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होता है ना बच्चों, ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था होती है, ये कैसी योजना होती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंतर्गत की सारी योजनाएं होती है। आ गया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हाँ, तो हमारा आंसर बे हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितनी आप अच्छे से पढ़ोगे, जितना आप अच्छे से समझोगे, आपको समझने में आनंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले आगामी बोर्ड के अंदर पूरा पेपर इनसे मिले, है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसा वक्र जिसमें उन सभी मंडलों के बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है कहलाता है। यानी कि ऐसा वक्र जिसमें उन सभी मंडलों के बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है कहलाता है। बताओ देखिए, अंदिमान वक्र, आय वक्र, उत्पादन वक्र या उपभोग वक्र, कौन सा वक्र होगा वो? बताओ देखिए, जिनमें सभी मंडलों को बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों इसका हमारा आंसर हो जाएगा अंदिमान वक्र। मैंने आपको समझाया था उस दिन, अंदिमान वक्र क्या होता है। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा ओ बिंदु हो गया, ये हमारा कारक 1 हो गया, और ये हमारा कारक 2 हो गया, है ना। और ये हमारा अंदिमान वक्र हो गया। क्या हो गया? ये हमारा अंदिमान वक्र हो गया। ये क्या होता है? ये अवतल होता है ना। ये मूल बिंदु की ओर से अवतल होता है, यानी उल्टा होता है ऐसा, है ना। ये क्या होता है? अवतल होता है ना। अच्छा सॉरी, उत्तल होता है, उत्तल होता है, उत्तल होता है। अवतल तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, जैसे ये हमारा अवतल होता है। क्या है ये? अंदिमान वक्र। कौन सा है? अंदिमान वक्र। ये हमारा अंदिमान वक्र है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। इतने इन क्वेश्चनों का लेवल देखिए आप, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना ना बच्चों, अब कम दिन बचे हैं, अब सिर्फ सीरीजों के माध्यम से पढ़ना है। जितना सीरीजों के माध्यम से पढ़ोगे, जितना सीरीजों के माध्यम से समझोगे, मुझे विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप परीक्षा के अंदर जरूर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करके आओगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक उपभोक्ता की मांग एक उपभोक्ता की मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है? पहले तो आप बताओ बच्चों, उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता वे व्यक्ति होता है जो मार्केट के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उनका उपयोग करता है, और उपयोग करते हुए अपने जीवन शैली और अपने जीवन यापन को चलाता है। वो एक उपभोक्ता होता है। आ गया समझ में? अब देखिए, ये कह रहा है कि उपभोक्ता की जो मांग है, यानी उपभोक्ता की जो डिमांड है, वो निम्न में से किससे प्रभावित होती है? यानी जो उसकी मांग है ना, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जैसे मान लीजिए आप कपड़े लेने गए, तो आप किस मार्केट के अंदर कपड़े की बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी शॉप होती है ना। अलग अलग शॉप पर अलग अलग जो तुम कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होती है ना। तो आप उसी दुकान पर जाओगे, आप उसी शॉप पर जाओगे जिस शॉप के अंदर जो कॉटन्स जो क्लॉथ्स है, जो कॉटन क्लॉथ्स है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो काफ़ी आकर्षक है, आप उसी के अंदर विजिट करोगे, और वहीं से ही आप सारे कॉटन क्लॉथ्स जो भी हो क्लॉथ्स, वो उसको वहाँ से परचेस करोगे। ऐसा समझ में? ऐसा तो नहीं कि जो आपको भद्दा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वहाँ आप जा रहे हो, नहीं। आपको जहाँ पर आकर्षकता है, यानी प्रभावित हो रहे हो आप, वहीं आप एंटर करोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो उनकी मांग क्या वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, कि उपभोक्ता की आय से प्रभावित होती है, या उपभोक्ता की रुचि से प्रभावित होती है, या उपयुक्त सभी? अब आप जानते हो बच्चों कि वस्तु की कीमत अच्छी होगी तो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उपभोक्ता की इसकी आय इनकी उपभोक्ता जो इसकी आय अच्छी होगी तो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, और रुचि होगी तो लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसका हमारा जो आंसर होगा बच्चों, एक दे, है ना। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो दे हो जाएगा। आगे समझ में? हाँ, स्क्रीन लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको अच्छे से समझना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जिन वस्तुओं का उपभोग, देखिए बच्चों, जिन वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जाता है वे कहलाती है। यानी जिन वस्तुओं का, देखिए बच्चों, जिन वस्तुओं का उपयोग, है ना, इसको उपभोग कह दो आप, उपयोग कह दो, बराबर है ना, एक साथ किया जाता है वे कहलाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। जैसे मान लीजिए बाइक के पहिए। अब मुझे बताओ, बाइक का एक पहिया निकाल ले, तो क्या बाइक बाइक कहलाएगी? वो एक पहिए, जैसे एक बाइक एक दूसरे की वो क्या हो गई? पूरक हो गई, है ना। यदि एक पहिया नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी, है ना, अधूरी सी रह जाएगी। और यदि दूसरा पहिया, पिछले वाला पहिया नहीं होगा तो अधूरी, अगले वाला पहिया नहीं होगा तो अधूरी। तो यानी वो एक दूसरे के साथ चलने वाली है। जैसे मान लीजिए, जैसे चाय जो होती है, अब चाय के अंदर हमने जो दूध होता है, उस दूध के अंदर हमने चाय नहीं डाली, है ना। चाय की जो पत्तियाँ होती है ब्लैक कलर की, वो ब्लैक ब्लैक मैंने पत्तियाँ नहीं डाली, तो बताओ क्या वो चाय चाय कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। वो एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग की जाने वाली चीज़ें। जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चों, जैसे खेत है ना, हमारा खेत है। अब हमने खेत के अंदर यदि मान लो जैविक खाद नहीं डाली, तो क्या उर्वरकता होगी? अच्छे से नहीं होगी, यानी एक दूसरे के पूरक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो साथ साथ उपयोग होती है बच्चों, वो क्या हो गई? पूरक हो गई। क्या हो गई? पूरक। जो साथ साथ होती है, जो साथ साथ होगी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पूरक। आगे समझ में? स्क्रीन लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, आपको समझना ढंग से है ना, क्योंकि जितना आप गहराई से समझोगे ना, जितना आप चिंतन मनन करते समझोगे, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों,
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अंदिमान। अंदिमान वक्र होता है। अब देखिए बच्चों, अब मैंने समझाया था आपको इसका चित्र बना के। अंदिमान क्या होता है? अंदिमान ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अंदिमान क्या होता है? यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। अंदिमान जो होता है, अंदिमान जो होता है बच्चों, वो अंदिमान उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल, यानी मूल बिंदु की तरफ से उत्तल होता है। मैंने बताया था ना, ऐसे उत्तल होता है। मैंने समझाया था अभी आपको, मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है ना? मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? मूल बिंदु, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बे, है ना? मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से बच्चों आपको अच्छे से समझना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ घटती है तथा आय कम होने के साथ बढ़ती है। हाँ, अब देखो बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग जो आय बढ़ने के साथ, यानी जो आय बढ़ गई, है ना? जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर कोई वस्तु आई, जैसे बाजार के अंदर मान लीजिए कोई नवीन एक गाड़ी लॉन्च हुई, कार लॉन्च हुई, है ना? अब उसकी क्या होगी? मांग बढ़ी, मांग बढ़ गई, तो उसकी जो आय है कीमत घट गई, है ना? और तथा आय कम होने पर, आय कम होने के साथ बढ़ती है। और यदि आय कम हुई, आय लोगों की कम हुई, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उल्टा हो रही है, तो क्या हो रहा है बताओ? यानी कि मांग बढ़ रही है और कीमत घट रही है। तो बताओ वो कौन सी वस्तु हो जाएगी बच्चों? क्या वो सामान्य वस्तु हो जाएगी? क्या वो निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी, या उपभोक्ता वस्तु हो जाएगी, या पूंजीगत वस्तु हो जाएगी? यानी ऐसी वस्तु जिनकी जिनकी जो मांग होती है वो आय बढ़ने के साथ क्या होती है? घटती है। यानी मांग जो हो रही है वो आय बढ़ रही है ना? मांग, आय बढ़ रही है और मांग घट रही है। मांग घट रही है और आय बढ़ रही है, और कम होने के साथ बढ़ती है। बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है ना? तो ऐसी जो वस्तु हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारी निम्न स्तरीय वस्तु है। अब ये निम्न स्तरीय वस्तु क्या होती है आप जानते हो बच्चों? ये निम्न स्तरीय वस्तु होती है, जैसे आपका मक्का, बाजरा, है ना? ये सारी निम्न स्तरीय वस्तुएं होती है। आगे समझ में? सामान्य वस्तु क्या होती है? सामान्य वस्तु कपड़ा वपड़ा, साबुन वगैरह, ये सामान्य वस्तु हो गई, है ना? और जो उपभोक्ता वस्तु क्या हो गई? उपभोक्ता वस्तु सारी वस्तुएं जिनको उपभोक्ता उपभोग करता है, वो उपभोक्ता वस्तु होगी। और पूंजीगत वस्तु क्या हो गई? जैसे मशीनरी हो गई, आपके इमारतें हो गई, ये सारी पूंजीगत वस्तु होगी। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है बच्चों, अब आपको अच्छे से समझना है। आप किस प्रकार से समझ रहे हो मुझे नहीं पता, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी समझता से समझ की ओर चलते रहें, क्योंकि जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र की लोच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है ना? क्षैतिज अक्ष के समांतर, यानी जो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज का मतलब होता है सिंपल, एक क्षैतिज यानी एक सीधा जो रेखा होती है, उस अक्ष के जो समांतर मांग वक्र की लोच होती है। बताओ देखिए क्या होगा? अनंत होती है, शून्य होती है, इकाइयों के बराबर होती है, इकाई से कम होती है। बताओ देखिए क्या होगी बच्चों? क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र की जो लोच होती है, बताओ देखिए जल्दी से। तो क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र की जो लोच होती है बच्चों, वो हमारी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझना क्वेश्चनों को। हाँ, देखिए, जल्दीबाजी में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए हम आराम से और विनम्रता से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, वो कहलाती है। अब देखो बच्चों, जिन वस्तुओं का साथ में उपयोग किया जाता है, जिनका साथ साथ में किया जाता है, वो क्या है? यानी 7+7, जिनका साथ प्लस सात, जिनका 7+7 हो, वो क्या होती है? पूरक होती है। क्या होती है? वो पूरक वस्तुएं होती है। कौन सी होती है? वो पूरक वस्तुएं होती हैं। और जिनका अलग अलग हो, जिनका अलग अलग हो, जो अलग अलग हो, है ना बच्चों? जो अलग अलग हो वो कौन सी वस्तु हो गई? जो अलग अलग हो वो हो गई हमारी स्थानापन्न। कौन सी हो गई बच्चों? स्थानापन्न। स्थानापन्न वे वस्तुएं होती हैं जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें कहीं जाना है, तो हमारे पास अगर मान लो बड़ी फोर व्हीलर है, टू व्हीलर नहीं है, तो फोर व्हीलर रोज हम फोर व्हीलर से जाते थे मार्केट, आज फोर व्हीलर नहीं है तो टू व्हीलर लेके फिर मार्केट चले जाएंगे, है ना? यानी कि ऐसी वस्तुएं, जिन वस्तुओं में से किसी अन्य एक वस्तु की बिना हम किसी अन्य वस्तु के माध्यम से उस कार्य को कर लेते हैं, जिस कार्य को हम निरंतर किसी अन्य वस्तु के माध्यम से करते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो होती है वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। आगे समझ में? हाँ, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा से, है ना? स्थानापन्न वस्तुएं। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से आपके सामने है, निम्न में से कौन से वक्र की आकृति यू के समान नहीं होती? अब पर्सन को आप देखना, कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो जल्दीबाजी में करके इसको देखते ही नहीं है। ये सारा जो है ना गलती करवाने वाला ये नहीं है ना? कि निम्न में से कौन सी वक्र की जो आकृति होती है, वो आकृति यू के आकार की होती है। यू के आकार की होती है और यू के आकार की नहीं होती है। पर्सनों को समझना है, पर्सनल कंफ्यूजन को समझना है। तो हमारा जो इसका आंसर बताओ क्या होगा? यानी कौन से किसकी नहीं होती? क्या औसत परिवर्तनीय लागत की नहीं होती? क्या औसत स्थिर लागत वक्र की नहीं होती? या फिर सीमांत लागत वक्र की नहीं होती? या फिर औसत लागत वक्र की नहीं होती? तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औसत स्थिर लागत वक्र की नहीं होती, है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चनों को आप ढंग से समझना कुल मिला के, है ना? जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आपको याद रहता है। वो रटा हुआ याद नहीं रहता। मैं बार बार कह देता हूँ, आपको किसी पिंजरे का पैरेट नहीं बनना, तोता नहीं बनना है। आपको समझदारी से
अपने दिमाग और अपने चित्त में एक वो समझ की अलग जगाना है और उसी समझ से एग्ज़ाम दे के आना है। देखिए बच्चों, अगला देखिए, परिवर्ती अनुपात। परिवर्ती अनुपात नियम के अंतर्गत जहाँ परिवर्ती अनुपात नियम के अंतर्गत जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है, वहाँ सीमांत उत्पादन होगा। अब आप बताओ, ये खाली स्थान दे दिया मैंने, है ना? इसमें के अंदर क्या आएगा? कि धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, शून्य आएगा या न्यूनतम आएगा? बताओ देखिए। यानी परिवर्ती अनुपात नियम के अंतर्गत जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है, वहाँ सीमांत उत्पादन होगा। बताओ बच्चों, वहाँ सीमांत उत्पादन क्या होगा? वहाँ सीमांत उत्पादन जो होगा बच्चों, वह सीमांत उत्पादन क्या होगा? सीमांत उत्पादन हो जाएगा बच्चों, क्या धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या न्यूनतम होगा? तो जो सीमांत उत्पादन होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब देखो, या शून्य कह दो आप या ऋणात्मक कह दो, दोनों सही होगा। या शून्य कह दो या ऋणात्मक कह दो, है ना? दोनों का अर्थ एक ही होता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, देखिए, अब इस प्रश्न को समझिए। हासमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत खाली स्थान बढ़ता है। हासमान, हासमान जो पैमाना, अब देखो जिसका उत्तर ये है, उत्पादन साधन। अब जो खाली स्थान ऐसा दे दिया आपको, ये रिक्त स्थान दे दिया जाएगा और रिक्त स्थान के अंदर आपको दिए गए रिक्त स्थान को दिए गए पर्सन के पूछे गए पर्सन का हमें उत्तर ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, समझ के लिखना है। हाँ, तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट इसको आंसर लिया है। तो उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं, कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। यानी उत्पादन साधन जो है ना बच्चों, उत्पादन के जो साधन है जिस अनुपात में वो बढ़ते हैं, उत्पादन के साधन बढ़ते हैं, तो उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। यानी जैसे मान लीजिए, हमने जेसीबी, अब जेसीबी जो होती है, जेसीबी का क्या कर जेसीबी का उपयोग क्या है? जेसीबी का उपयोग है कहीं से किसी खुदाई करना, है ना? कहीं से किसी इमारत को, क्षतिग्रस्त इमारत को धराशायी करना। तो वो क्या करेगी कि उस मशीनरी के माध्यम से हम उद्योग खनन करेंगे और खनन करके हम प्रकृति में, देखो खनन नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं, गलत है ये। फिर जब खनन करते हैं ना, तो खनन करने के लिए किसका उपयोग होता है? मशीनरी का होता है। और जब ये अब पर्सन देखो कि जब हम अनुपात में बढ़ते, जब साधन बढ़ते हैं ना, जब वो मशीनरी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक कम, जैसे मान लो मशीनरी बहुत हो गई, तो मुझे बताओ प्रकृति के अंदर कहीं आपको चट्टान दिखेगी? नहीं दिखेगी, है ना? फिर तो परले आएगी। हाँ, तो इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धमान। वर्धमान पैमाने के प्रतिफल के वर्धमान पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत खाली स्थान बढ़ता है। बताओ देखिए, तो वो क्या बढ़ता है? उत्पादन साधन जिस अनुपात में बढ़ते हैं, कुल उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। आगे समझ में, वो उसका उल्टा हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे खाली स्थान दे दिया जाएगा और ऐसे आपको उसका आंसर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स ऑफ द फिल दिस क्वेश्चंस, इसको आपको इसमें भरना है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन से आपकी सेवा में है। सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखिए, सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सीमांत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है निर्गत में परिवर्तन और आगत में परिवर्तन। निर्गत क्या है? निर्गत का मतलब होता है बच्चों आयात, है ना? निर्यात। निर्गत का मतलब क्या होता है? निर्गत का मतलब होता है निर्यात में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? निर्यात में परिवर्तन बटावा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आयात में परिवर्तन। आप, यदि आपको समझ में नहीं आता कि सर ये निर्गत आगत क्या होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, निर्यात में परिवर्तन बटा आयात में परिवर्तन, ये इसका सूत्र हो जाएगा। आगे समझ में? हाँ, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से बच्चों, आप जितना अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझोगे, आप उतना ही अच्छा इसमें आपको पढ़ने में आनंद आएगा ना। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 18, औसत लागत वक्र सूत्र है। अब इसमें आपको इसका सूत्र क्या है? तो औसत लागत सूत्र का औसत लागत बराबर कुल लागत बटावा क्यू। यहाँ पर ये क्यू क्या हो गई? ये क्यू हो गई हमारी मात्रा, क्वांटिटी, है ना? मात्रा हो गई, क्या हो गई? मात्रा हो गई, क्वांटिटी हो गई। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, आप सिर्फ ये पढ़िए, क्वेश्चनों का लेवल देखिए। मुझे पता है, मुझे विश्वास है बच्चों कि आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सर आपने जो ये क्वेश्चन लिए, हमारे हमारे लिए अर्थशास्त्र का आने वाला पेपर देने में आपने बहुत ही आसान आपने बहुत ही आसान हमारा इन्वायरमेंट तैयार कर दिया है ना? ताकि हम कम समय के अंदर बहुत कुछ पढ़कर अर्थशास्त्र का खुशी खुशी से एग्जाम दे के आएँ और पूरा पेपर सही करके आए, ऐसा माहौल आपने बनाया है। तो बच्चों, मेरी आपसे आशा है कि आपको रटना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि समझा हुआ याद रहता है, रटा हुआ कुछ समय के बाद भूला जाता है। तो रटोगे जितना समझोगे आप, उतना ही अच्छे से पेपर दे के आओगे। है समझ में? हाँ, देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वे वक्र जो दो उत्पादन साधनों के, यानी वे वक्र, कौन सा वक्र? वे वक्र जो दो उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे समान मात्रा में उत्पादन होता है, वे कहलाता है। यानी कि ऐसा वक्र जो दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिससे समान मात्रा में उत्पादन होता है, वे कहलाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए, दो खेत है, दो खेत के अंदर हमने एक की समान मात्रा में अनाज की बुआई की, और फसल काटने पर, हार्वेस्टिंग करने पर उनमें समान मात्रा में हमें उपज प्राप्त हुई। तो वो उपज जो प्राप्त हुई, तो वो एक खेत और दूसरा खेत, उस दूसरे खेत की इस दूसरे खेत एक खेत की एक खेत से
क्या है, समानता है ना। तो ये पूछ कह रहा है कि जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो तो वह कहलाता है। वह कौन सा होता है? क्या वह समोच्च उत्पाद होता है, अंतिमान? अब ये प्रश्न क्या होता है कि समान। अब देखिए बच्चों, समान की कह रहा है ना, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिमान है, उदासीनता है, ये तटस्थ। अब आपको मैं समझा दूं, ये तीनों एक ही है। ये क्या है? ये तीनों एक ही है। आगे समझ में। अंतिमान वक्र का दूसरा नाम क्या है? उदासीनता वक्र और तटस्थ वक्र। अंतिमान वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं, तटस्थ वक्र कहते हैं। और यहाँ पर देखो समान की बात आ रही है, तो देखो ये क्या लिखा है? समोत्पाद, यानी समान उत्पाद। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समानुत्पाद वक्र वही वक्र है जिससे मात्रा समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए बच्चों, यदि प्रश्न परीक्षा के अंदर आ जाए ना कि अंतिमान वक्र का दूसरा नाम बताइए, तो उदासीनता वक्र तो तटस्थ वक्र इसके दूसरे नाम है। आगे समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे सारे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के अंदर यदि आपके 22 से 22 नंबर नहीं आ जाए तो कह देना कि सर नहीं आए, है ना। आएंगे आएंगे, निश्चिंत रहो आप। हाँ, औसत उत्पाद वक्र तथा सीमांत उत्पाद वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? देखो बच्चों, औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? टी के आकार का, एच के आकार का, यू के आकार का, या ओ के आकार का? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों से यू के आकार का। यानी इनका जो होगा वो किसके आकार का होगा? यू के आकार का होगा। हाँ, इसकी शॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पर्सन जो आएंगे ना, क्योंकि शब्द जो होते हैं बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। शब्द जो होते हैं बच्चों, वो बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं ना, कि शब्दों में बड़ी जान होती है, और इन्हीं से ही आरती और अरदास होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों से इंसानों की पहचान होती है। क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भर कहता है ना कि भर जाते हैं वो घाव, भर जाते हैं वो घाव जो लगे होते हैं गोली से, और नहीं भरते हुए वो घाव जो लगे होते हैं कड़वी बोली से। यानी यदि किसी को गोली लगा देना तो वो घाव भी कम जख्म भर के कुछ महीनों के अंदर भर जाते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर भर जाते हैं। लेकिन वो घाव कभी नहीं भरते जो आप गुस्से के अंदर किसी को गाली बोल देते हो, है ना। तो वो घाव ज़िंदगी भर बने रहते हैं, उसको भूला नहीं जाता। मर जाता है व्यक्ति, मर जाता है इंसान, परंतु उसको भूला नहीं पाता। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे निवेदन है कि कभी भी संभव हो, जितना कोशिश करो, जितना अपना आपको संयम रखना, कंट्रोल करना, अपना आप पे नियंत्रण रखना, कि आप अपने मुँह से किसी का दिल ना दुखाओ, है ना? हाँ, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता है, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता, पूर्ण। अब देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऐसा बाजार जिसके अंदर फुल कंपटीशन हो, है ना। ऐसा बाजार जिसके अंदर पूरा कंपटीशन हो, फुल कंपटीशन हो, जिसके अंदर, है ना, एक से बढ़कर एक वस्तुएं मिलती है, एक से बढ़कर एक शॉपकीपर है ना। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या है? हाँ, तो वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, अत्यधिक विक्रेता विक्रेता और उपयुक्त सभी। आप जानते हो बच्चों कि जहाँ पर पूरा कंपटीशन होता है वस्तुएं बेचने का, वहाँ पर वस्तु भी समान रखनी चाहिए, उनकी कीमत भी समान रखनी चाहिए, और वस्तुओं का पैटर्न भी समान रखना चाहिए, ताकि वो सारी वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगी जो प्रतिस्पर्धा बाजार होता है उसमें सेल्स होने में उनको आसानी होती है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा दे, उपयुक्त सभी। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए मैंने बच्चों, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना, कीमत का निर्धारण कौन करता है? बताओ। देखिए, फर्म द्वारा, उद्योग द्वारा, सरकार द्वारा, क्रेता द्वारा। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें कीमत का जो निर्धारण होता है, वो फर्म कितना करेगी, सरकार कितना करेगी, क्रेता कितना करेगा? तो उसमें निर्धारण कौन करेगा? उसमें तो उद्योग ही करेगा। कौन करेगा बच्चों? उसमें से निर्धारण जो है वो उद्योग ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नों को जितना आसानता से आप समझोगे, जितना सरलता से आप समझोगे, उतना समझ में आ जाएगा। लेकिन जितना ऐसे पढ़ना 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 ऐसा करोगे, समझ में नहीं आएगा। देख लो ऑप्शन देखिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म खाली स्थान होती है। यानी जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होता है ना बच्चों, उसमें एक फर्म कैसी होती है? कि वो कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक होती है, बाजार निर्धारक होती है, मांग निर्धारक होती है। भाई, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में तो एक फर्म जो होती है वो क्या करती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर तो वो निर्धारण, अब फर्म कोई बाजार के अंदर, अच्छा मुझे बताओ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कीमत कौन निर्धारण करता है? तो उद्योग करता है। अब कीमत निर्धारक फर्म तो करेगी नहीं, बाजार करेगा नहीं, मांग करेगा नहीं। वो सिर्फ कीमत को स्वीकार कर सकती है। क्या कर सकती है? कीमत को, आने वाली उस कीमत को स्वीकार कर सकती है जो कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में आ रही है ना। हाँ, अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हाजिर है, आपकी सेवा में है ये। देखिए बच्चों, कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र है। अब मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है, कुल संप्राप्ति बराबर वस्तु की कीमत गुणा फर्म की कीमत। स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन से आपकी सेवा में है। हम्म अगला क्वेश्चन देखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। पूर्ति पूर्ति, अच्छा, अब यहाँ पर ये टाइपिंग हमारे कंप्यूटर मोड ने टाइप करने में गलती की है। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, है ना, पूर्ण। क्या आ जाएगा? पूर्ण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा होती है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा होती है, धनात्मक ढाल वाली,
ऋणात्मक ढाल वाली, धनात्मक ढाल वाली, ऋणात्मक ढाल वाली, धनात्मक ढाल वाली, क्षैतिज अक्ष के समांतर ढाल वाली और लंबवत अक्ष के समांतर रेखा वाली। बता दो कि कौन सी होगी? हुँ, हुँ, हाँ, बता दो कि कौन सी होगी? तो वो होगी ऋणात्मक ढाल वाली, धनात्मक ढाल वाली कौन सी होगी? तो बच्चों पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की जो कीमत रेखा होती है, जो रेखा होती है, रेखा पूछ रहा है ना? तो रेखा कौन सी होती है? रेखा होती है क्षैतिज अक्ष के समांतर रेखा वाली, है ना? रेखा होती है क्षैतिज अक्ष के समांतर रेखा। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बच्चों? आप इसको समझना है और समझ के आने वाले क्वेश्चनों में, आने वाले पेपर के अंदर आपको पूरा पेपर करके आना है सही से। देखो पूर्ति की कीमत लॉज का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखूंगा बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर और आएगा जरूर। पूर्ति की कीमत लॉज का सूत्र, सारे क्वेश्चन आएंगे लेकिन इनमें से सारों में से भी एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ति की कीमत लॉज क्या सूत्र, क्या पूर्ति की कीमत लॉज का सूत्र है? तो कीमत लॉज बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखो ये परिवर्तन है बच्चों ना, परिवर्तन है। हाँ, प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका आंसर हाँ हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखो प्रश्नों का लेवल देखिए बच्चों, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए बच्चों, पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी पूरी प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? अब जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है उसमें फर्म का, किसका, इसका जो क्या होता है, इसका होता है वक्र। यानी इसका जो क्या होता है, इसका जो वक्र होता है वो जो क्या होता है, यानी जहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, ऐसे बाजार में जो मांग का वक्र होता है, ऐसे बाजार में जो मांग का वक्र होता है, जब पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, ऐसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग का वक्र कैसा होता है? तो मांग का जो वक्र होता है, वो मांग का वक्र क्या होता है? क्या वो इकाई से अधिक लोचदार होता है, इकाई से लोचदार होता है, पूर्णतया लोचदार होता है, या वो पूर्णतया बेलोचदार होता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा से पूर्णतया लोचदार होता है। क्या हो जाएगा? पूर्णतया लोचदार हो जाएगा। हाँ, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने बच्चों इसलिए अब मैंने एक एक डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, मैं सारे शब्दों को लेकर, सारे ऑप्शंस को लेकर मैं उनका विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास, है ना? हम कम समय के अंदर और सीरीजें पढ़ेंगे और सीरीजें पढ़ते हुए हम सटीकता से प्रश्नों को समझेंगे अब, है ना? हाँ, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाला तत्व है, यानी जो फर्म होती है बच्चों, जो आप जानते हो फर्म क्या होती है? फर्म उद्योग का एक छोटा रूप होती है, वो फर्म होती है ना? अब देखो इसका तत्व कौन कौन से? प्रौद्योगिकी प्रगति, आगत कीमतें, इकाई कर। हाँ, तो इसका बताओ क्या आंसर होगा बच्चों? अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, मुझे बताया, आप आसानी से बता सकते हो, तो बताओ दिए गए शब्द का आंसर क्या होगा? हाँ, देखिए, प्रौद्योगिकी की प्रगति, आगत कीमतें, इकाई कर या उपयुक्त सभी। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा दे, उपयुक्त सभी। यानी प्रगति प्रगति भी हो जाएगा, आगत कीमतें हो जाएगी और इकाई कर हो जाएगी, जो हमारे फर्म की पूर्ति निर्धारित करने वाले तत्व है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, 18 तारीख से जो आपके जो एग्जाम होंगे, 18 तारीख या फिर 19 तारीख, है ना? कंफर्म नहीं है मुझे, 18 से 19 को ही होगा आपका। यानी 18 तारीख या 19 तारीख को जो आपका एग्जाम होगा ना बच्चों, वो एग्जाम ऐसे नहीं होगा। 18 तारीख और 19 तारीख को आपका जो एग्जाम होगा, मैं चाहता हूँ कि उन प्रश्नों के अंदर आप कुछ अच्छा करो। उन प्रश्नों, उन पेपरों के अंदर ज्ञान की क्लासेस पे अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी कुछ विशेष करें। और मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है कि ज्ञान की क्लासेस में जो ये अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का जो अध्यापन कराया जा रहा है, वो अध्यापन आपको कहीं ऐसा अध्यापन नहीं मिलेगा जैसा अध्यापन ज्ञान की क्लासेस में कराया जा रहा है। इस मैंने मैंने चाहे जितनी भी मेहनत करूँ, जितनी भी मुझे समय लगे, टाइम लगे, पूरा-पूरा दिन लग जाता है मुझे सीरीज़ तैयार करने में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान से और अन्य स्टेट से हमारे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे अध्ययन करते पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे जो पढ़ाई से उनको पढ़ाई बोर लगती है, वो पढ़ाई के अंदर उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, पढ़ने के अंदर उनको उनकी रुचि नहीं लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कम समय के अंदर बहुत कुछ अच्छा पढ़ ले, जल्दी से उनको समझ में आ जाए, है ना? इसीलिए किताबी शब्दावली से हटकर मैंने एक अच्छे शब्दों में और सरलतम शब्दों के अंदर हमने परिभाषाओं का उनको परिभाषाओं को बनाया है और परिभाषाओं को बनाते हुए उन शब्दों को और उन सेंटेंसों को बनाया है, जिन सेंटेंसों को आप पढ़कर आसानी से आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर आप उत्तर दे पाओगे और आप जल्दी से नहीं भूलोगे, ताकि आप अपने जो परसेंटेज बनाओगे इकोनॉमिक्स के अंदर, जिस सब्जेक्ट का डर है उसी सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छे से ग्रोथ कर जाओगे परसेंटेज के अंदर, ऐसी हमारी कामना है। हाँ, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं है, नहीं आती है ना? यानी निम्न में से कौन सी समस्या जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं आती? बताओ कि आर्थिक ऊंचा आता है, बेरोजगारी आती है, आर्थिक पिछड़ापन आता है। तो एक अर्थ समस्या है, एक उपभोक्ता द्वारा अधिकतम संतुष्टि। अच्छा मुझे बताओ, किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि हो सकती है? किसी उपभोक्ता को अब अब देखिए बच्चों, किसी उपभोक्ता जो होता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि हो सकती है? हाँ, तो उस किसी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि नहीं हो सकती, इसलिए इसका हमारा द आंसर हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, एक-एक क्वेश्चंस, वो इकोनॉमिक्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इन क्वेश्चनों को इतना सरल कर दिया है कि आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु फिर भी आपको इनको अच्छे से समझना है, ठीक है? हाँ, अब देखिए, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, जब जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है,
तो उस स्थिति को कहा जाता है? बताओ बच्चों। यानी कि कीमत निरंतर बढ़ रही है। कीमत क्या हो रहा है? कीमत निरंतर बढ़ रही है ना? यानी कीमत निरंतर बढ़ रही है, जैसे वस्तुएँ जो निरंतर बढ़ रही है, उनकी कीमतें बढ़ रही है। तो मुझे बताओ वो स्थिति क्या होती है? जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर जो गुड़, चीनी है, उनकी निरंतर कीमतें बढ़ रही है। मान लेते हैं बढ़ रही है, बढ़ तो नहीं रही है लेकिन बढ़ रही है, मान लेते हैं। वैसे बढ़ ही रही है पर कम बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है। तो मुझे बताइए उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को क्या मुद्रा संकुचन कहते हैं या मुद्रास्फीति कहते हैं, अति उत्पाद कहते हैं, मंदी कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं बच्चों मुद्रास्फीति, है ना? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है और माँग में कमी होती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चनों को समझना है बच्चों, है ना? क्वेश्चनों को आप रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप बस मुद्रास्फीति नहीं, क्वेश्चनों को समझना है, पर्सन क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, हमारा पर्सन क्या कह रहा है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। देखो, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं, उसे कहा जाता है। यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किया। अब मैंने समझाया था बच्चों आपको कि ऐसी कौन सी गतिविधि, ऐसा कौन सा कार्य जिसमें निजी, अब निजी कौन सा, जहाँ पर निजी होता है, अब निजी व्यक्ति जो होता है उसमें उसकी निजी पूंजी भी होती है, आया समझ में? तो निजी कहाँ होता है उसे कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या फिर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऊपर में से कोई नहीं। मैंने बताया बताया था बच्चों आपको कि जहाँ निजी उद्यमी होते हैं और निजी उद्यमी अपनी निजी पूंजी लगाते हैं, तो वो कौन सी हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कौन सी हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। हाँ, समझिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगले फिर चलते हैं। देखो क्वेश्चनों का लेवल देखिए बच्चों आप, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपने ज्ञान के क्लासेस के अलावा कहीं देखे होंगे, है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप बने रहिए और पढ़ते रहिए एक उत्साह के साथ, अच्छे होश में और अच्छे जुनून के साथ आप प्रश्नों का ज्ञान अर्जन करते रहिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। द जनरल थ्योरी, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने बार बार करवा दिया, पिछले वाली सीरीज में बच्चों मैंने करवाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? यानी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक। आपको पूछना कि इनके जो लेखक कौन है बच्चों, इनके लेखक कौन है, आपको ये बताना है। हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि जॉन मेनार्ड किन्स, है ना, जॉन मेनार्ड किन्स, रिकार्डो, एडम स्मिथ और हिक्स। बताओ बच्चों, हमारा रिवीजन चल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले सीरीज में भी करवाया था, आपको भली बात याद होगा। आप बताइए, देखा? हाँ, कौन इसका आंसर क्या होगा? दिए गए प्रश्न का आंसर निम्नलिखित में से किस विकल्प होगा? बताइए। हाँ, कौन सा आंसर होगा इसका? क्या वो जॉन मेनार्ड किन्स होगा? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ए, जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, अब आप ये सोचिए बच्चों, जॉन मेनार्ड जो किन्स है ना, इन्होंने तो ये पुस्तक दी थी एडम स्मिथ। चलो इसकी अगला क्वेश्चन आएगा, आप उसको देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके। हाँ, देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्रक द्वारा श्रम की पूर्ति की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्रक द्वारा श्रम की पूर्ति की जाती है वह है, क्या वे फर्म है, क्या वे बाह्य क्षेत्र, या पारिवारिक क्षेत्र, या सरकार है? बताओ क्या बच्चों? यानी अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र के द्वारा श्रम की पूर्ति, अब देखो प्रश्न को देखिए, श्रम की किसकी पूर्ति की जाती है बच्चों? श्रम की पूर्ति की जाती है। अब श्रम कौन करता है? मजदूरी कौन? श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है। तो मजदूरी कौन करता है? मजदूरी हमारा कोई परिवार का सदस्य ही करता होगा, है ना? तो इसका अंदर हो जाएगा हमारा पारिवारिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र यानी श्रम की पूर्ति की जाती है, कहाँ की जाती है? श्रम की पूर्ति कहाँ की जाती है? वो एक पारिवारिक क्षेत्र में की जाती है। हाँ, तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन से हो जाएगा ना। हाँ, अगला इसकी थोड़ी अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चनों की बड़ी क्वेश्चनों की बड़ी पैटर्नता है, कुछ अलग-अलग समझ में आने में होती है हमें मुश्किल, पर अब मुश्किल को मुश्किल ना होने देंगे। ऐसी क्लासेस, ज्ञान यज्ञ क्लासेस, जहाँ पर कुछ अनोखे अंदाज में, कुछ अनोखे शब्दों में, कुछ अनोखी परिभाषा में हम आने वाले पेपर को कुछ विशेष कर पाएँगे। हाँ, देखिए बच्चों, एन इंक्वायरी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज़ ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए बच्चों, ये जो पुस्तक दे रखी है ना, एन इंक्वायरी, आप कन्फ्यूज़न मत होना। वो जो एम्प्लॉयमेंट है ना? जो अभी मैंने पुस्तक देखी थी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशंस, जो पुस्तक थी वो हमारी जॉन मेनार्ड किन्स की थी। और ये जो हमारी पुस्तक है इंक्वायरी, आप एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है, यह किसकी है? ये है हमारे एडम स्मिथ की। किसकी है बच्चों? एडम स्मिथ की। इन्हीं एडम स्मिथ भाई साहब ने ये इन्हीं एडम स्मिथ जी ने ये एडम स्मिथ है ना, इन्होंने ये जो पुस्तक दी थी बच्चों, कितने में दी थी? 1776 में। 1776 में दी थी। ये एडम स्मिथ कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। किसके थे? स्कॉटलैंड के थे, है ना? स्कॉटलैंड के थे। ये स्कॉटलैंड के थे और इन्होंने 1776 में ये पुस्तक दी थी। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, और जो जॉन मेनार्ड किन्स थे ना बच्चों, जॉन मेनार्ड किन्स जो थे, जैसे अभी मैं एक बार चल रहा हूँ। हाँ, अभी मैंने बताया नहीं। हाँ, जो जॉन मेनार्ड किन्स था ना, ये जॉन मेनार्ड किन्स, हाँ, देखिए एक बार देखिए, वापस देखिए, क्वेश्चन को रिटर्न करते हैं हम। जो ये जो जॉन मेनार्ड किन्स थे ना बच्चों, इन्होंने जो है ना 1929 के अंदर, 1929 के अंदर मंदी के दौर में ना, उस मंदी के दौर में उन्होंने एक पुस्तक दी थी। 1929 के अंदर मंदी के दौर में उन्होंने पुस्तक दी थी।
ये दी थी उन्होंने 1929 में मंदी आई थी, इसको देखते हुए 1936। 1936 इसके आसपास ही होगा शायद ये 1936 के अंदर, पर इस मंदी के अनुसार, यानी इस मंदी को देखते हुए, ये जो मंदी का दौर था ना, इस मंदी के दौर में, है ना, मंदी के दौर में इन्होंने ये पुस्तक दी थी। आ गया समझ में? मंदी के दौर में इन्होंने ये पुस्तक दी थी। हाँ, इसके शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन के कारकों में सम्मिलित है, यानी किसी देश के अब मुझे बताओ, देश में तो उत्पादन कारक तो बहुत है ना। कोई हमारे देश के अंदर किसान कृषि करता है ना, लकड़हारा लकड़ियों का कार्य करता है, तो ऐसा नहीं कारक है उत्पादन के ना। तो इसमें देखिए कि उत्पादन के कारकों में सम्मिलित है। अब मुझे बताइए, उत्पादन कहाँ से होता है? भूमि से होता है, पूंजी से होता है, श्रम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है। अब मुझे बताओ, जो राष्ट्रीय आय होती है ना बच्चों, जो हमारे देश की आय होती है, उस देश की आय को मापने की कौन सी विधि है? तो उस देश को मापने की जो विधि है बच्चों, वो उपयुक्त सभी हो जाएगी। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा बच्चों, हाँ, उत्पादन अथवा मूल्यवर्धित विधि, आय व्यय विधि और उपयुक्त विधि। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा उपयुक्त विधि। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। आप क्वेश्चनों का लेवल देखना बच्चों ना, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप बहुत कुछ पढ़ लो। देखिए बच्चों, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद 600 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाओ बच्चों। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यदि 60 करोड़ रुपए तथा मूल्य हास 50 करोड़ रुपए हो, तो निकल राष्ट्रीय आय उत्पाद क्या है? पहले तो मुझे बताओ, ये निवल क्या है? निवल को बच्चों शुद्ध, निवल का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध। क्या नाम है? शुद्ध। इसको आप शुद्ध कह सकते हो। हाँ, ये कह रहा राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, तो इसका सूत्र मैंने आपको उस दिन समझाया था। उस दिन मैंने आपको सूत्र समझाया था कि जीडीपी है ना, सूत्र, चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। उस दिन मैंने सूत्र आपको समझाया था। सूत्र क्या था इसका? सकल सकल राष्ट्रीय, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो, जो माइनस मूल्यह्रास, माइनस माइनस मूल्यह्रास बराबर निवल, है ना, बराबर निवल उत्पादन। अब देखो बच्चों, उस दिन मैंने समझाया था आपको ये, है ना। तो अब देखिए, मूल्य जीडीपी माइनस मेंटेनेंस, है ना, और सीक्रेट प्रोडक्ट। आगे समझ में? तो अब देखो, हमारा जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, ये हमारा कितना है? 600 करोड़ रुपए। कितना है? 600 करोड़ रुपए। हाँ, फिर हमारा मूल्यह्रास कितना है? मूल्यह्रास हमारा 50 करोड़ रुपए है। तो बिल्कुल ईजी है, 600 माइनस 50, है ना, 600 माइनस कितने बच गए? तो हमारे बच गए ये आपके 550। कितने बच गए? 550, 550 करोड़ बच गए। और ये 550 करोड़ क्या हो गया? ये हमारा हो गया निविल। क्या हो गया? निविल उत्पादन हो गया। निविल उत्पादन हो गया, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। 550 करोड़ क्या हो गया? ये 550 करोड़ हमारा निविल उत्पादन हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? से, है ना, से इज द राइट आंसर। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए, सारे क्वेश्चनों का आप लेवल देखिए बच्चों, कुल मिला के ना। अब देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है आपके, है ना। मुद्रा का कार्य क्या? मुद्रा क्या होती है? मुद्रा क्या होती है, पहले बताओ मुझे। मुद्रा वे होती है, मुद्रा पैसे को कहते हैं ना, जो रुपए होते हैं उनको मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा क्या करती है? मुद्रा विनिमय का कार्य करती है ना। देखिए, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का माध्यम है, और मूल्य संचय का आधार है। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो दे हो जाएगा बच्चों। आगे समझ में? क्योंकि विनिमय का भी आधार है, मूल्य का भी माध्यम है, और मूल्य संचय का भी आधार होती है मुद्रा। आगे समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चनों को हमें इस तरह से पढ़ना है कि पढ़कर कभी ना भूल पाए हम, और पढ़ते पढ़ते इसे खो जाए, जैसे नींद में हम उठ ना पाए कभी हम। हाँ, देखिए बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है। पर्सन क्या, देखो, वस्तु विनिमय, आपको जानते हैं कि पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर जब मुद्रा नहीं थी, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था देश के अंदर, तो जब हमें आदान प्रदान करना होता था, विनिमय करना होता था, तो हम वस्तु, जैसे मान लीजिए हमारे घर पे, हमारे खेत में यदि अनाज ज़्यादा हुआ है, और आपके खेतों में यदि चावल ज़्यादा हुए हैं, है ना, धान ज़्यादा हुआ है, हमारे यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा, आपके वहाँ धान ज़्यादा, तो हमने आपको गेहूँ दे दिया और आपने में धान दे दिया, चावल दे दिया। तो इसको इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं बच्चों। हमारे भारतवर्ष के अंदर प्राचीन काल के अंदर, पुरातात्विक काल के अंदर ऐसी जो परंपराएं थी वो प्रचलित थी। हाँ, तो देखिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष क्या है बताओ। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का जो दोस्त है ना बच्चों, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन का अभाव, और वस्तु विभाजन का अभाव। तो इसका जो होगा उपयुक्त सभी, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या है? दोष है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है। अब व्यापारिक बैंक क्या करती है? देखो, लोगों की जमाई स्वीकार करना, बिल्कुल राइट है। ऋण प्रदान करना, ये भी सही है। और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दे हो जाएगा। क्योंकि जो व्यापारिक बैंक होती है, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अंतर्गत होती है, और व्यापारिक बैंक लोगों से जमाई स्वीकार करती है, और व्यापारियों को ऋण भी प्रदान करती है। आगे समझ में? इसके शॉर्ट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ,
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति सबसे तरल है? देखो बच्चों, प्रश्न को समझना ध्यान से, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी अवधारणा, मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे तरल है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संपत्ति सबसे तरल है। प्रश्न को समझना, ये ध्यान रखना, संपत्ति सबसे, संपत्ति सबसे जो तरल है बच्चों, क्या वो भूमि होगी, मुद्रा होगी, सोना हो गया, बंधपत्र होगा। तो सबसे जो संपत्ति सबसे तरल है ना, वो बच्चों होगी मुद्रा। क्या होगी? मुद्रा। तो ये सबसे क्या है? तरल है। तरल का मतलब होता है कि इसके माध्यम से जल्दी लेन देन हो जाता है, इसलिए इसको तरल कहते हैं ना, लिक्विड कहते हैं। हाँ, इसकी शॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बे हो जाएगा। हाँ, अगला, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए प्रश्न नंबर, हाँ देखिए, मुद्रा की कौन सी अवधारणा, अब देखो कंफ्यूजन हो गया ना, वहां पर संपत्ति यानी संपत्ति पूछा तो सोना आया, और यहाँ पर अवधारणा पूछ रहा है मुद्रा की। अब देखो यहाँ मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे तरल है, तो यहाँ पर अवधारणा पूछ रहा है। वहां पे क्या पूछा था उन्होंने? वहां पे पूछा था कि संपत्ति की सबसे तरल मुद्रा है ना, संपत्ति की सबसे तरल माध्यम, और यहाँ पर अवधारणा का सबसे तरल माध्यम है, तो कौन सा है? तो सबसे जो तरल है बच्चों वो हो जाएगा हमारा M1, है ना। और ये जो बच्चों M1 और M2 है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। और इस M3 और M4 को हम कहते हैं व्यापक मुद्रा। क्या कहते हैं? व्यापक मुद्रा कहते हैं। आ गया समझ में? अब देखो इसके अंदर सबसे जो तरल है ना, ये जो M1 है ना बच्चों, ये M1 सबसे तरल है, ये सबसे तरल है, सबसे तरल है। और ये जो M4 है ना, ये M4 सबसे कठोर है, ये M4 सबसे कठोर है। यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए ना, यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि सब कौन सी अवधारणा सबसे तरल है, तो आपको M1 करना है, और कौन सी कठोर है, सबसे कठोर है, तो वो आपको M4 करना है। कौन सी संकीर्ण है, कौन सी व्यापक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ लेना है ना। M1 और M2 दोनों मिलकर क्या हो गई? संकीर्ण मुद्रा। और M3 और M4 क्या हो गई? व्यापक मुद्रा। सबसे तरल मुद्रा M1, सबसे कठोर मुद्रा M4 हो गई। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस को देखना, क्वेश्चंस की डेफिनेशन को देखना, ये बहुत ही जरूरी है ना, राइट आंसर करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक है, आप जानते हो भारतीय रिजर्व बैंक क्या होती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जैसे देखिए, हाँ, रिजर्व, हाँ, गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक, देखो अब ये क्या है? क्या भारत का केंद्रीय बैंक है, या व्यवसायिक बैंक है, आयात निर्यात बैंक है, या फिर कृषि बैंक? आप सब जानते हो बच्चों, बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटिंग होता है। हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन से है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने का सही सूत्र है। यानी क्या बच्चों? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने का सही सूत्र है, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है? MPC, है ना। MPC जो ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होगा? तो हमारा MPC जो ज्ञात करने का सूत्र होगा बच्चों, क्या वो MPC बराबर 1 प्लस MPS होगा, या MPC माइनस, अच्छा देखो इसको गलत टाइप कर रखा है ना, यहाँ पर ये बराबर का आएगा, यहाँ बराबर आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, बे हो जाएगा। MPC बराबर 1 माइनस MPS। आ गया समझ में? यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 1, कहने का मतलब ये होता है बच्चों, कहने का तात्पर्य ये होता है कि MPC बराबर MPS, यानी ये दोनों क्या होती है? ये दोनों बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होती है, और इनका मान कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों का मान 1 होता है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है ये। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने क्वेश्चन 2 बार आपको करवा दिया, अब मैं तीसरी 5वीं बार आपको करवाने जा रहा हूँ। हाँ, 3 बार करवा दिया, चौथी बार 4 बार करवा दिया मैंने। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात मूल्य, देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का माप 0.5 है। आ गया ना समझ में? देखो ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड के अंदर, आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, यानी पर्सन को ही पर्सन का उत्तर बनाकर उस पर्सन के अंदर समाहित कर दिया, पर्सन को ही पर्सन का उत्तर बनाकर उस पर्सन में समाहित करते हुए मैंने कंफ्यूज किया जाता है। अब देखो कंफ्यूज किया जा रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का माप 0.5 है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था ना, अभी मैंने समझाया पीछे अगले प्रश्न में कि MPC बराबर MPS होता है। MPC और MPS दोनों क्या होती है? ये बराबर होती है, इनका मान कितना होता है? 1 होता है। अब मुझे बताओ यार, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कितना? 0.5 है। जब ये हमारे 0.5 क्या है? हमारे 0.5 है MPS। क्या है? MPS। अब यदि MPS 0.5 है तो इनका मान दोनों का 1 होता है, बराबर होती है आपस में। तो ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? इसका मान भी 0.5 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, इनका मान 1 होता है। जब ये 0.5 है तो ये भी 0.5 हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चनों को समझना है, कंफ्यूजन करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें कंफ्यूजन होना नहीं है, हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। जितना अब कई बार बच्चे परीक्षा के अंदर भ्रमित हो जाते हैं कि सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता से बैठना है, विनम्रता से बैठना है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, एक आत्मविश्वास रखना है, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देना है। जितना तुम आत्मविश्वास के साथ एग्जाम दोगे ना, उतना ही आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये मुझे विश्वास है। हाँ देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। जब अर्थव्यवस्था में जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति मांग की तुलना जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है। मुझे बताइए बच्चों, क्या पूछ रहा है? पूर्ति मांग। क्या पूछ रहा है? पूर्ति मांग की तुलना में।
अब देखो अधिपूर्ति, अभी पूछ क्या रहा है, पूर्ति आ रहा है सबसे पहले, तो क्या वो अधिपूर्ति होगा? अब देखो ये अधिपूर्ति है ना, ये दो बार टाइप हुआ है। अधिपूर्त, अधिनिर्गित, अधिउत्पाद। यहाँ पर अधिमांग आएगा बच्चों, क्या आएगा? अधिमांग लिख दो आप, इसको मैं अधिमांग कर देता हूँ, अधिमांग। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति मांग की तुलना अधिक होती है, पूछ क्या रहा है, अधिपूर्ति मांग, तो इसका जो हमारा बच्चों होगा वो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नहीं सॉरी, ए नहीं होगा, इसका हो जाएगा हमारा बे, अधिमांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिमांग। प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूर्ति मांग की तुलना, जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है, यानी पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है, तो ऐसी अवस्था को, हाँ सही है, अधिमांग कहते हैं। आगे समझ में? यानी कि पूर्ति ज़्यादा हो रही है और मांग पूर्ति कम हो रही है और मांग अधिक हो रही है ना? आगे समझ में? हाँ, इसी लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। ये देखिएगा, अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की अवस्था में होती है जब, अब देखो अर्थव्यवस्था किस समय संतुलन की अवस्था में होती है? कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक होती है, कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप जानते हो, मैंने समझाया था बच्चों उस समय कि अर्थव्यवस्था, जब अर्थव्यवस्था होती है ना, अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है? जब हमारे देश के अंदर सीमित मात्रा के अंदर उत्पादन हो, सीमित मात्रा के अंदर उद्योग उद्योग खननों का मतलब खनन हो, और सीमित मात्रा के अंदर धन का उपार्जन हो। आ गया समझ में? तो क्या होता है? संतुलन होता है, यानी कि कुल मांग कुल पूर्ति के जब बराबर हो ना, सब कुछ बराबर हो, उत्पादन बराबर हो, खपत बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, तो फिर वो अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना? कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन से बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, ये देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की तुलना में, जब अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, तो इस अवस्था को कहा जाता है। हाँ, इस अवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों, बताओ देखिए? तो इस अवस्था को कहा जाता है बच्चों आपकी अधिपूर्ति। क्या कहा जाता है? अधिपूर्ति। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की, हाँ, हम्म, मांग पूर्ति की तुलना में अधिक हो, पूर्ति की तुलना में मांग जो होती है बच्चों, जब अर्थव्यवस्था में मांग जो होती है, यानी जब मांग जो होती है वो पूर्ति की तुलना में अधिक होती हो, हाँ, अच्छा, इसका जो हमारा आंसर होगा ना बच्चों, वो ए होगा, ये नहीं होगा। और उसका जो हमारा देखो, उसमें थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हुई थी यहाँ पे। अब इसका यहाँ पर अगर मान लो पूर्ति आ जाएगी मांग की जगह, यहाँ पर यदि पूर्ति आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अधिपूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिपूर्ति हो जाएगा। आ गया समझ में? हाँ, पर्सनल में टाइप करने में मिस्टेक हुई है। मांग ये सही है, पर उसका जो पहले वाला क्वेश्चन आया था उसमें तो टाइप करने में हमारे कंप्यूटर मॉडल ने कुछ गलतियाँ की है। जैसे मान लीजिए अधिमांग, यहाँ पर मांग है ना, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर मांग आ गई, मांग पूर्ति की तुलना में अधिक हो रही है, तो वो क्या हो गई? हमारी अधिमांग हो गई। और यदि यहाँ पर पूर्ति, यहाँ पर आ जाती पूर्ति, पूर्ति मांग की तुलना में अधिक हो रही है, तो वहाँ पर हमारी आ जाती अधिपूर्ति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों, वो राइट आंसर होगा ए। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, वेरी वेरी, इसको मैं वेरी वेरी कहूँगा। इसको वेरी वेरी क्यों कहोगे सर? क्योंकि ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है, तो गुणक ज्ञात कीजिए। अब मैंने समझाया, तो गुणक का सूत्र क्या है बताओ मुझे? मैंने बार बार समझाया है गुणक का सूत्र क्या है। तो बच्चों गुणक का सूत्र क्या होगा? गुणक का सूत्र होता है 1/1 माइनस एमपीएस। ये किसका सूत्र होता है? गुणक का सूत्र होता है। अब मुझे बताओ हमारी एमपीएस कितनी है? हम 1 बटावा बराबर, हमारी एमपीएस है 0.8 बराबर 1 बटावा, अब एक में से गए तो कितने बच गए? 0.2 बच जाएंगे, है ना? अब यहाँ पर बराबर, अब यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ के जीरो है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को हटा देंगे, 2 लिख देंगे और जीरो हटा देंगे, है ना? पॉइंट का जीरो आ गया, फिर काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमारी एमपीएस आ जाएगी। आ गया समझ में? ये हमारी एमपीएस आ जाएगी। हाँ, एमपीसी आ जाएगी, सॉरी, ये हमारी एमपीसी आ जाएगी। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दे। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, समीकरण सी बराबर सी प्लस सी पॉइंट वाई में सी क्या दर्शाता है? यानी ये सी क्या दर्शाता है बच्चों? क्या बताता है? निवेश का स्तर, उपभोग का जीवन निर्वाह, बचत का न्यूनतम, उपभोग में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बे, उपभोग का जीवन निर्वाह स्तर। ठीक है, यदि समीकरण पूछी जाए परीक्षा के अंदर। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंज्यूम। क्या होता है? कंज्यूम। और कंज्यूम किसे कहते हैं? कंज्यूम कहते हैं बच्चों उपयोग को। किसे कहते हैं? उपभोग को। हाँ, और ये आपका जो हो गया, ये रियल हो गया, है ना? और ये कंज्यूम हो गया। हाँ, चलो इसके जोड़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन को बच्चों समझना है ध्यान से, रटना नहीं मारना है, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके जो 22 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, वो 22 नंबर वाले प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं से नहीं जाएंगे, मैं विश्वास से कह रहा हूँ, है ना? हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य 0.25 है, तो गुणक, अब वही प्रश्न आ गया। फिर हम गुणक का सूत्र लगाएंगे, फिर हम किसका सूत्र लगाएंगे? फिर हम गुणक का सूत्र लगाएंगे।
गुणक का सूत्र क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। आगे समझ में? अच्छा, यहाँ पर बचत है ना, तो एमपीएस कर दो। हाँ, अब देखो, हम 1/1 माइनस 0.25, 0 पॉइंट क्या करेंगे, 0.25 बराबर, अब 0.25 है ना, तो अब एक में से 0.25 घटाने के पीछे कितने बचेंगे, 0 पॉइंट, हाँ, अच्छा, 0.25, तो ये हमारे बच जाएंगे 0.75, कितने बच जाएंगे, 0.75 बच जाएंगे, है ना। अब 0.75 बचेंगे हमारे, अब हम क्या करेंगे कि 0.75 बचे ना बच्चों हमारे 0.75 बच्चे हमारे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और 2 जीरो लगा देंगे, है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे 75, काट दो इसको, ये 4 आ गया, और ये हमारे कितने आ गए, ये आ गए हमारे 25, ये आ गए हमारे, देखिए बच्चों 0.25 आ गए, और ये हमारा इसका सूत्र हो गया। फिर इसमें से एक में से 25 गए तो 75 बच गए, फिर हमने इसको घटा दिया, है ना, हमने इनको घटा दिया, तो ये 25 और ये 4, ये कितने हो जाएंगे, 3। हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 4। हाँ, क्योंकि आप बटावा के ऐसे बचत परिवर्तन के अंदर 3 को भी दिखा सकते हो, यहाँ पर आप 3/4 भी कर सकते हो। हमने पर हम कुल कितना आ रहे हैं अंक, 4 आ रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य 0.25, हाँ तो हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ रोल्स परीक्षा में होगा, ये मुझे विश्वास है, आप समझो ध्यान से। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0 गुणक, अब देखो 3% लिए, अब ये मैंने बच्चों में 3% क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है इनमें से एक ना एक परसेंट आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने 3% लिए, आपको समझना अच्छे से, है ना। अब देखिए गुणक का मान होगा, अब देखिए 0 पॉइंट, इसमें हमारे एमपीसी की, अब इसका पहले गुणक का सूत्र लिखना है। गुणक का सूत्र क्या है, हाँ, गुणक का जो सूत्र है बच्चों, गुणक का सूत्र है आपके सामने है, 1/1 माइनस एमपीसी, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब हमारे हमारे सामने देखो 1/1 माइनस एमपीसी कितनी है, 0.6, है ना, 0.6 एमपीसी है, तो मुझे बताओ कितने बचेंगे हमारे पास। हम्म तो हमारे पास जो बचेंगे वो, अब आप घटा तो देखें, अब एक में से 0.6, अब सर ऐसा घटाना नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करो, है ना, आप इसको, ये 10 आ गया, पॉइंट आ गया, ये 0 और ये 0, अब ये बच गए आपके 4, और यहाँ पे कितने बच गए, हाँ, यहाँ पे 0 में, अब यहाँ पे ये आ गया आपके 4, है ना, 4 आ गया, यानी एक में से, हाँ, देखिएगा, हुँ, जैसे हैं, हुँ, तो ये 10, अब द एक, 1 बचा, है ना? 1 है, तो 1 के अंदर कितने जाएँगे? 0.6 जाएँगे ना? तो 0.6 जाएँगे तो हमारे 0 पॉइंट कितने बच जाएँगे? घटाओ देखिए इनको, इसको घटाओ देखिए आप। हुँ, इसको घटाओ, जैसे मान लीजिए मैं यह मान लेता हूँ 1, घटाना कितना है? 0.6, है ना? अब मैं यहाँ पर इसको 0 दे देता हूँ, फिर 10 में से गए तो ये 4 आ जाएँगे, है ना? और ये पॉइंट आ जाएँगे, और ये 0 के 0, तो 0.4, 0.4, फिर ये हमारे हो जाएँगे, हुँ, फिर ये हो जाएँगे हमारे 4, है ना? अब इसको काट दो आप, तो ये हो जाएँगे आपके 5, और ये हो जाएँगे आपके 2, है ना? तो ये हो जाएँगे, आपको इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2.5, तो इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना? 2.5, 2.5, ये हमारी क्या आ गई? ये हमारा गुणक आ गया, क्या आ गया? ये हमारा गुणक आ गया समझ में? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 2.5। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको समझना ध्यान से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। हाँ, देखिए, संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है, बताओ देखिए, संतुलित, जो संतुलित बजट होता है बच्चों, जो संतुलित बजट होता है, उस संतुलित बजट जो होता है, उस गुणक का मान क्या होता है, बताओ। हाँ, अब आपका रिवीजन चल रहा है, मुझे पता है सब बच्चों का आंसर आने चाहिए जल्दी से। हाँ, तो इसका मान कितना होता है, तो बताओ देखिए, क्या 1 होता है, क्या 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बताओ कितना होता है। तो संतुलित बजट गुणक का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है 1, कितना होता है, 1, है ना, ए इज़ द राइट आंसर। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से हमारे सामने बच्चों, अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंक कौन से हैं? अब मुझे बताओ बच्चों, ये राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति किसी देश राज्य की ऐसी नीति जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में कुल खर्च और कुल निवेश की विश्लेषणात्मक नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी जो खर्च, और मान लो कितने पैसे खर्च हुए, कितने पैसे आए, जो इनका जो लेखा जोखा का जो विश्लेषण करते हैं ना, जो विचार विमर्श करती है, वो कौन करती है? वो राजकोषीय नीति करती है ना। अब इसके अंक कौन कौन से हैं? सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक ऋण और उपयुक्त सभी। हाँ, इनका जो हमारा या फिर ये कर, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, दे इज द राइट आंसर। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार तो आएगा ही आएगा ये ना। हाँ, वस्तु एवं सेवा कर, है ना, वस्तु एवं सेवा करो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीएसटी, है ना, गुड सर्विस टैक्स, कब लागू किया गया, बताओ देखिए, कब लागू किया गया, ये सबको पता होगा।
हाँ, क्या जुलाई 2016 में लागू किया गया? क्या वो जुलाई 2017 में लागू किया गया या जुलाई 2018 में या फिर 19 के अंदर? हाँ, तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो हमारे भारत में कब लागू किया गया? वो किया गया 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमारे भारतवर्ष में जीएसटी लागू किया गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। ये देखिए, हाँ, अब देखो वही प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की कितनी श्रेणियाँ बताओ देखिए, कुल इसकी कितनी श्रेणियाँ हैं? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की जो श्रेणियाँ है बच्चों वो कितनी है? 6 श्रेणियाँ। कितनी है बच्चों? 6 श्रेणियाँ। इसकी सोच लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ना। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको ध्यान से गौर से देखना है। सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सारों में भी प्रमुख जो क्वेश्चन है मैं उनको आपको विशेष सूचित कर रहा हूँ। देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की मानक दर है। अब बताओ मुझे कौन सी ऐसी वो दर है जो मानक दरें हैं? हाँ, तो देखिए, क्या वो 0% हम 3% है कि 5% से हूँ, 12% कि 18 से 28% उपयुक्त सभी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 0% किस पे होती है आप जानते हो? जब 1000 की खरीदारी करते हो तो 1000 से 1000 तक की खरीदारी 0%, 1000 से 1500 तक की 2.5%, है ना, 1500 से 2500 तक की 6% और 2.5 से ऊपर तो फिर 8 फिर से बढ़ती बढ़ती जाती है। आगे समझ में? तो ऐसी वो दरें लगी होती है, जीएसटी की दरें होती है। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों, देखिए। निम्न करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है? यानी जो ये निम्नलिखित जो कर है ना बच्चों, कर जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली इंटरेस्ट में आता है। कौन सा आता है जो डायरेक्टली इंटरेस्ट में आता है? क्या उत्पादन शुल्क या सीमा शुल्क, सेवा शुल्क? तो इसमें से हमारा आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। यानी उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क जो है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क, ये तीनों शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष शुल्क की श्रेणी में आते हैं। स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आपके अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है? अब देखो वो कौन सा था? वो था अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में। और ये अच्छा, एक बार टाइप करने में कुछ ना कुछ गलती हुई जरूर होगी। ये कौन सा था? प्रत्यक्ष कर ना, यहाँ पर बच्चों टाइप करने में मिस्टेक गलती हुई है। ये हो जाएगा आपके अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं? देखो, आयकर, निगम कर, उपकार कर और उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। ये सारे जो आयकर है, आयकर, निगम कर, उपहार कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णमान, स्वर्णमान मुद्रा किस सन में प्रचलन में थी? ये जो स्वर्णमान मुद्रा थी ना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न आया नहीं है, इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना। क्वेश्चन का देखो आप लेवल देखो, स्वर्णमान है ना, स्वर्णमान मुद्रा की किस सन में प्रचलन में थी? क्या वो 1870 से 14 तक थी? क्या 45 है ना, 1945 से 1800, हाँ, या फिर 1950 से 1852, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1870 से 1914 तक जो थी वो हमारी स्वर्णमान मुद्रा इस सन में प्रचलन में थी। किस सन में थी? 1870 से 1814 के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो मुझे पता है कुछ कमाल और कुछ धमाल और कुछ विशेष, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक करके आओगे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान परिदृश्य कितने देशों की विनिमय प्रणाली है? कौन सी वर्तमान परिदृश्य? ये कितने देशों की विनिमय प्रणाली है? यानी ये कितने देशों का एक माध्यम है, ये कितने देशों का एक सेतु है जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है ना। देखिए बच्चों, तो क्या 2 देशों का या फिर 3 देशों का, 7 देशों का, अनेक देशों का? तो ये जो वर्तमान परिदृश्य है ना बच्चों, ये अनेक देशों का माध्यम है। यानी इस जो रास्ते से है ना, इस रास्ते से इस रास्ते से अनेक देश वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी वस्तुओं को खरीदते बेचते, है ना। आगे समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अनेक देशों की हो जाएगा ना, दे हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों, ये हाँ देखिए, ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स प्रणाली की शुरुआत कब हुई? बताओ देखिए, ब्रेटन वुड्स प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ब्रेटन वुड्स विनिमय प्रणाली की जो शुरुआत हुई ना बच्चों, वो हुई थी आपके 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आगे समझ में? कहाँ हुई थी? हुई कहाँ थी ये बच्चों? ये हुई थी आपके अमेरिका के अंदर। कहाँ हुई थी? ये अमेरिका के अंदर हुई थी। और अमेरिका के अंदर जब ये हुई थी ना बच्चों, अच्छा, जो इसको इसको आप मौद्रिक भी कह सकते हो ना, इसको आप मौद्रिक सम्मेलन भी कह सकते हो, है ना, मौद्रिक सम्मेलन भी कह सकते हो, और इसको आप वित्तीय सम्मेलन भी कह सकते हो, इसको आप वित्तीय सम्मेलन भी कह सकते हो। आगे समझ में? हाँ, तो ये 1944 में अमेरिका के अंदर हुई थी। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक खुली अर्थव्यवस्था में किस संबंध में चयन का विस्तार होता है? यानी जो एक खुली अर्थव्यवस्था होती है, इसमें कोई स्वतंत्र होती है, उसमें किस संबंध में चयन किया विस्तार होता है ना।
घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं के संबंध में चयन, निवेश के संबंध में चयन, या रोजगार के संबंध में चयन, या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए किसमें चयन होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा दे एट द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, उस खुली अर्थव्यवस्था में जो अब खुली अर्थव्यवस्था का सबका विस्तार होता है, सबको समाहित करना होता है, तो इसके अंदर घरेलू भी आ गया, निवेश भी आ गया और रोजगार भी आ गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। मुझे पता है, मुझे विश्वास है बच्चों, इस बार आपके जो मैंने सीरीजें करवाई है ना, यदि पेपर इस सीरीजों से बाहर चला जाए तो आप कहना कि सर कैसे बाहर चला गया, बाहर जा ही नहीं सकता। सारे क्वेश्चन इन्हीं सीरीजों के माध्यम से आएंगे। हाँ, देखिए बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था में गुणक ज्ञात करने का सही सूत्र है। अब देखो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक, अब देखो खुली अर्थव्यवस्था में जो गुणक का सूत्र है ना बच्चों, खुली अर्थ पर्सन क्या कह रहा है। अब देखो आपको कि अब हमारा गुणक का सूत्र हमने वहां जब लगाया था, जब हमने एमपीसी और उसमें कुल उपभोग प्रवृत्ति और कुल बचत प्रवृत्ति में लगाया था, तो क्या था, 1/1 माइनस एमपीसी, ये हमारा सूत्र था। और अब यह क्या कह रहा है, ये खुली अर्थव्यवस्था में गुणक ज्ञात करने का सूत्र। पर्सन को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको एमपीसी सीमा एमपीसी और एमपीएस के अंदर पूछे तो 1/1 माइनस एमपीसी के माध्यम से हमें आंसर निकालना है। और यदि आपको खुली अर्थव्यवस्था में पूछे तो इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, ये होगा, है ना, एक से ही। हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा, यानी 1/1 माइनस सी प्लस एम, है ना। इसका मतलब हो गया कंज्यूम, क्या हो गया, कंज्यूम। और इसका मतलब हो गया इम्पोर्ट, है ना, उपभोग और निर्यात, उपयोग और आयात, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखिए, भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों, भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। यानी जो भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है, यानी जब भुगतान करते हैं ना बच्चों, तो जो भुगतान करते हैं हम, तो भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। मुझे बताओ, हमने भुगतान किया और लेन देन किसका कर रहे हैं, पैसों का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, वित्तीय, मतलब वित्तीय लेन देनों से संबंधित। अब लेन देन किससे, वित्तीय, पैसों से, तो क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। ऑफकोर्स बिल्कुल राइट है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर्सन क्या कह रहा है, वित्तीय लेन देनों से, वित्तीय लेन देन किसमें होता है, पूंजी में होता है ना। और वित्तीय पैसे पूंजी के अंतर्गत आता है, तो पूंजी खाता हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये देखिए, भुगतान संतुलन के वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित खाते को कहा जाता है। यानी भुगतान संतुलन के वस्तु एवं सेवाओं, कुछ पर्सन क्या कह रहा है, वस्तु और सेवाओं के, वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित। पर्सन को बस समझना है, ध्यान से शब्दों को समझना है। वस्तु एवं सेवाओं के, यानी वस्तु और सेवाओं के। अब मुझे बताओ, वस्तु और सेवा को हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमने वस्तुओं को खरीदा और फिर वस्तुओं को, दूसरी वस्तु को बेचा। हमने वस्तुओं को लिया और दूसरी वस्तु को दिया, तो ये क्या हो गया, व्यापार हो गया। क्या हो गया, व्यापार हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यापार खाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापार खाता हो जाएगा। इसमें सोल्व फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन बच्चों एक से बढ़कर एक हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो मुझे पता है बाहर से एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं के अंतर्गत से आएगा। चालू खाते में निम्न में से किस मद को शामिल किया जाता है। यानी चालू खाता में किस मद को, यानी किस उस युक्ति को शामिल किया जाता है। वस्तुओं का आयात निर्यात, वस्तुओं का आयात निर्यात या अंतरण अदायगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अंतरण अदायगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। हाँ, देखिए। हम्म अगला क्वेश्चन है बच्चों। अब इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझना बच्चों ना। जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। देखिए, विदेशों से, विदेशों से ऐसी प्राप्तियां जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। देखिए बच्चों, हम्म विदेशों से ऐसी प्राप्तियां जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती है, क्या कहलाती है, निःशुल्क, है ना, जिसका कोई पैसा ना हो। जैसे मान लीजिए कहीं भंडारा चल रहा हो और हमें वहाँ पे निःशुल्क पेट भरकर भोजन मिला हो, तो निःशुल्क हो गया ना बच्चों, है ना। तो ये कह रहा है कि ये विदेशों से ऐसी प्राप्ति, यानी विदेशों से जो हमने खरीदी, विदेशों से आई हुई ऐसी सामग्री जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती है, वो कौन सी सामग्री है, तो वो जो होती है बच्चों, वो हमारी क्या हो जाती है, अंतरण आएगी। वो जो हमें निःशुल्क प्राप्त होती है, क्या होती है, निःशुल्क प्राप्त होती है ना। हाँ, इसके लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हम्म अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर ने डॉलरीकरण की नई व्यवस्था किस वर्ष अपनाई। कोई वैज्ञानिक था, इक्वाडोर नाम से कोई वैज्ञानिक था, उसने एक व्यवस्था बनाई, डॉलरीकरण, डॉलरीकरण नाम से एक व्यवस्था बनाई, है ना। एक व्यवस्था बनाई उन्होंने, एक सुविधा बनाई। वो किस वर्ष अपनाई, क्या 2005 में अपनाई, 2000 में अपनाई, 2008 में, 1999 में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो 2000 में। यानी इक्वाडोर ने वो डॉलरीकरण की नई व्यवस्था कब अपनाई, 2000 में अपनाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। हाँ, ये 72वां क्वेश्चन है। हाँ, देखिए बच्चों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। ब्रेटन वुड्स, अच्छा, ब्रेटन वुड्स, अब देखो ये प्रश्न तो हाँ 2 बार आया है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जो आयोजन है ना बच्चों, इसके अंदर हमारे ना तो 64 में हुआ, ना 85 के अंदर हुआ, है ना, ना 94 को हुआ, ना 99 को हुआ। हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 44 के अंदर।
अभी मैंने समझाया था कहाँ पर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ 1944 के अंदर। तो बच्चों आज आपके लिए जो अर्थशास्त्र की जो सबसे महत्वपूर्ण सीरीज थी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सीरीज थी, मैंने 72 क्वेश्चन लिए और इन 72 क्वेश्चन में से ये जो मैंने 72 प्रश्न लिए ना बच्चों, इन 72 प्लस 72, 72 प्लस 72 परिणाम, 72 प्लस 72 परिणाम, है ना? बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर की ओर, यानी इन 72 प्रश्नों में से मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, इन 72 प्रश्नों में से एक ही क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा। इन पिछले वाले जो मैंने सीरीज करवाई थी, पिछले वाली जो मैंने सीरीज करवाई थी और मैंने ये सीरीज करवाई है, इन्हीं सीरीजों के माध्यम से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कहीं जाने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान या क्लासेस के माध्यम से विश्वास कीजिए और इन सीरीजों को अध्ययन समझता से पढ़िए। समझते समझते आप इनको इतनी गहराई से समझिए कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर मुझे लगता है, विश्वास है, इनसे बाहर नहीं आएगा। मैंने ये जो सीरीजें बनाई है ना बच्चों, मैंने ये सीरीजें बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही समझते हुए और बहुत ही सरलतम तरीके से और बहुत ही उस रेशे में, उस मर्म तक जाकर, उस गहराई तक जाकर मैंने ये सीरीज बनाई है। आप विश्वास कीजिए, इन सीरीजों को बनाने में मुझे पूरा-पूरा दिन लग जाता है, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि मेरे भारतवर्ष का प्रत्येक बच्चा, मेरा प्रत्येक, मेरी सिस्टर, ब्रदर, मेरा प्रत्येक भाई-बहन पढ़कर कुछ ना कुछ विशेष करे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसीलिए, और सिर्फ़ किस लिए? सिर्फ़ आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके माता-पिता के अरमान के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। बस मेरी तो आपसे एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो दूसरे गरीब बच्चे हैं, जो दूसरे भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी आप ज्ञान की क्लासेस के माध्यम से पढ़ने के लिए कहिए, ताकि वो भी कम समय में और एक सरलतम परिभाषा युक्त इस शब्दावली से पढ़ें और पढ़कर आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करें। मेरी आपसे निवेदन रहेगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि आप भी जो दूसरे गरीब बच्चे हैं, जो दूसरे आपके मित्र, सखा, भाई, उनको भी आप इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। आप इनकी लिंक शेयर कीजिए, है ना? चैनल की लिंक शेयर कीजिए और उनको भी इस ज्ञान की क्लासेस के माध्यम से पढ़ने के लिए आप रोज़ आप डेली 10-10 व्यक्ति को सूचना दीजिए, 10 व्यक्ति को जोड़िए, 10-10 बच्चों को जोड़िए। जब आप 10 बच्चों को जोड़ोगे, तो फिर वो पढ़-पढ़ कर वो और 10 को जोड़ेंगे, फिर वो और 10 को जोड़ेंगे। ऐसे करते-करते सारे बच्चे बहुत विशेष सीख जाएँगे, बहुत कुछ ज़्यादा सीख जाएँगे और सीखकर परीक्षा के अंदर आसानी से पास हो जाएँगे, आसानी से अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे और पास होकर अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की ओर चल पड़ेंगे। तो आज की इस क्लास में मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन बच्चों आप विश्वास करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पढ़ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। डेली क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास चलेगी। अब मैं आपको एक सीरीज और करवाऊंगा। अब पिछले वाली सीरीजों का अध्ययन करते रहना है और इस सीरीज का अध्ययन करना। अब मैं एक सीरीज और करवाऊंगा, उनमें पूरी सीरीज लूंगा, है ना, जिसके अंदर अतिलघुतरात्मक, लघुतरात्मक, बहुविकल्पीय, दीर्घात्मक और निबंधात्मक सारे क्वेश्चन होंगे। एक क्लास लूंगा, उस क्लास में पूरी के पूरे इन आप सीरीजों को पढ़ लेना। पूरी सीरीज आपके आने वाले आगामी बोर्ड के अंदर मिल जाएगी। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक शानदार और एक अनोखे अंदाज में और एक अनोखी और एक विशेष क्लास के अंदर। आप सभी विद्यार्थियों को आज की इस क्लास में, आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आने वाले आगामी बोर्ड के अंदर कुछ विशेष तैयारी करते रहिएगा। सबको राधे राधे।